दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में है रितु और रविंद्र। ये दोनों ही भाई बहन हैं। पहले हम बात करते हैं रितु की। हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मी और बचपन से ही मन में कई सारे सपने थे, कुछ करने की चाहत थी अंदर। 8th क्लास में जब ये थे तब इनकी नानी ने इनको सिलाई सिखाना स्टार्ट किया और तब से ही इनके मन में था कि मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। इन्होंने सिलाई सीखी, पार्लर सीखा और बड़े होते होते इन्होंने सभी चीज़ को कंटिन्यू किया। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, मन में कई सारे सपने थे। फिर सडनली घर पर बात होती है शादी की। जब ये 12th क्लास में पहुंचे तो सब तरफ से शादी का प्रेशर आने लगा और घर वालों ने इन्हें जैसे तैसे मना करके इनकी शादी करवा दी। लेकिन शादी होने के बाद में ससुराल में इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी कि बहू को पानी भरने के लिए तक बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी। ऐसे में रितु का नौकरी करने का भी बहुत मन था, लेकिन हालात ऐसे थे कि नहीं कर सकते थे। रितु हमेशा से ही अपने पापा के लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी, लेकिन कुछ करे उससे पहले ही इनके पिताजी इन्हें और इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। जिंदगी का ऐसा मोड़ आया कि उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी जिनके लिए मैं अपनी जिंदगी जी रही थी वही मुझे छोड़ करके चले गए, तो अब मैं किसके लिए जिंदगी जीऊं और अब मैं किसके लिए काम करूं। फिर इनके भाई ने इन्हें सलाह दी कि माँ तो है ना, माँ के लिए कर। और इनकी जो जिद थी कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है वो इन्होंने अपने अंदर से जाने नहीं दी। ससुराल में इतने सारे रेस्ट्रिक्शन होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और सब कुछ सीखना कंटिन्यू किया। घर से बाहर जा कर के इन्हें खुद सीखने की इजाज़त नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ फ्रेंड्स बनाई, उन फ्रेंड्स को वो चीज़ें सिखाई और फिर वो फ्रेंड्स उनके घर आकर के उन्हें वो चीज़ें सिखाती थी। और इतनी सारी मुश्किलों से निकलने के बाद और भाई के सपोर्ट के बाद में इन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा स्टिचिंग इंस्टीट्यूट बनाया और 5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये सिलाई सिखा चुके हैं। और आप मानोगे नहीं, एक टाइम पर ये सोचते थे कि महीने में कहीं से 2-3 हज़ार रुपये भी आ जाए ना तो बहुत है। और वहाँ से लेकर के तो आज ये साल का करोड़ों में रेवेन्यू करते हैं। ये जो पॉडकास्ट है ये ना सिर्फ हर महिला के लिए बल्कि हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है। तो आइए दोस्तों मिलकर स्वागत करते हैं रितु और रविंद्र का। तो अच्छा, जो आपकी जो स्टोरी है काफ़ी इंस्पायरिंग है, हमने सुनी है। लेकिन मैं चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को आप एक बार स्टोरी बताएं अपनी। तो शुरुआत से इसको हम शुरू करते हैं। जी सर, तो मैंने स्टार्टिंग से ही एक गरीबी वाली ज़िंदगी देखी है। वैसे नहीं है कि जैसे कि हम फ्रेंड सर्कल को भी देखते के बाद छोटे छोटे थे जब कि इनकी कपड़े भी अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, तो वो सपने शायद हमारे कहीं पे अधूरे थे। तो उस चक्कर में मैं जाते हैं तो लगता है कि यार ये चीज़ खरीद लो, लेकिन हम प्राइस टैग को देख करके उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा साला कि प्राइस ना देखना पड़े, मन हो तो खरीद लें। फिर वो फीलिंग आपके अंदर भी कहीं रही होगी। ये आगे जैसे जैसे थोड़ी सी एज बढ़ती गई, फिर तो कहीं ना कहीं फिर तो सारे दिमाग में ही ये चीज़ रहती थी कि हाँ ऐसा करना है लाइफ में कि बस कहीं पे कुछ खरीदने जाएं तो बस पैसे ना देखने पड़े। Yes, exactly. ये चीज़ देखनी पड़ी। पापा उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे अपने टाइम में, लेकिन किसी कारणवश उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई। तो इस कारण हमें सभी को ही, मतलब सारी फैमिली को ही एक गरीबी की भूख देखनी पड़ी। उसके बाद जो थोड़ा बहुत दूध बेचती थी मेरी माँ, उससे खर्चा चलता था घर का। उसके बाद फिर जैसे कि मैं कुछ दिन के लिए मेरी नानी के घर चली गई थी पढ़ने के लिए। एक कंडीशन पैसों की थी शायद, इसीलिए। तो उस टाइम पे मेरी नानी बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी। उसकी भी कई बेटियां थी, तो उनको भी वो एक मेहनत से ही दरिया बुनती थी, सिलाई करती थी, इस तरीके से मतलब उनका काम चलाती थी। जितनी मेरी मौसी थी, मेरी माँ थी, मामा थे जितने भी, तो वो उनको मैं जब देखती कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं भाई और पैसे भी आ रहे हैं इस चीज़ से, क्योंकि छोटी थी, 6th क्लास की बात है शायद ये मैं जब गई थी, तो पैसे भी आ रहे हैं। तो मुझे एक लगता था कि जब इस चीज़ से पैसे आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही पैसों की भूख देख रही थी। उसके बाद फिर मेरी नानी कहती थी तू है ना ये काम कर ले थोड़ा बहुत है, तो बच्चे का तो खेलने का ही मन होता है। तो मैं सोचती थी ना मैं क्यों करूं, बताओ आप करो, आप सारा दिन दुखी रहते हो, सोते हो नहीं और कुछ नहीं, सारा दिन काम करते रहते हो, रात को भी दरी बुनते रहते हो। दिन में सूट सिलती थी मेरी नानी और रात को दरिया बुनती थी। तो ये चीज़ मैंने उनकी मेहनत देखी है, बहुत ज़्यादा देखी है। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती मुझे बैठा देती थी कि तू दरी बुन ले, चल मैं तेरे को बताती हूँ। मैं उस टाइम पे अंदर ही अंदर, बल्कि बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ये बोलती थी कहाँ फंस गई, इससे अच्छा तो मैं घर चली जाती है। क्या एज थी आपकी उस टाइम पे? किस क्लास में? 6th क्लास में थे। अच्छा, ओके, बहुत छोटे थे आप। हाँ, लेकिन मेरी नानी ने भी मेरे घर के हालात देखे थे। तो इसलिए सोचा कि मेरी बेटी यानी कि जो मेरी माँ थी वो तो सिलाई नहीं सीख पाई। हालांकि मेरी माँ को भी पछतावा रहता था कि
काश मैं सिलाई सीख लेती, आप क्योंकि मेरी मौसी थी, जो मेरे मामा थे, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में सारे सिलाई करते हैं पीछे से, लेकिन एक मेरी माँ ऐसी थी जो सिलाई नहीं जानती थी। तो और कभी उसको बोला भी जाता होगा, कभी जब मेरी नानी जानती तो कभी उसने सीखी नहीं, लेकिन उसको उस टाइम पे एहसास हो रहा था जब बच्चों को चीज़ों की ज़रूरत हो रही थी। तो ये चीज़ मैंने घर पे देखी थी। फिर मेरी नानी मुझे कहती कि तेरी मम्मी को भी देख, अब पता चल रहा है कि सिलाई सीख लेती तो सही होता, माना कि तू छोटी है, लेकिन अभी से शुरू कर देगी ना तो कुछ आगे जाके तुम्हें ये चीज़ नहीं देखनी पड़ेगी जो अब तेरे घर वाले तंग हो रहे हैं पैसों से। तो उस टाइम फिर मुझे लगता था क्यों मैं क्यों सीखूं। उस टाइम तक मुझे ये नहीं आया था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। ये मुझे 6th क्लास के आसपास जाके आया है कि हाँ कुछ करना चाहिए लाइफ में। उस टाइम पे तो बस वो खेलने कूदने वाली उम्र यही रहता है, लेकिन हाँ दिखती ज़रूर थी चीज़ें कि कुछ ना कुछ छूट रहा है। तो उस टाइम पे ज़बरदस्ती बिठा दिया मेरी नानी ने, लेकिन वो मुझे उस टाइम लगा कि मुझे कुछ नहीं आया। हाँ मेरा बेस वहीं से बनना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि सीधी सिलाई लगवा लेती थी और दरी बुनवा लेती थी। उस टाइम पे मैं ज़बरदस्ती करवाती थी, लेकिन हाँ जब मैं 6th क्लास पास करके वापस घर पे आई तब मुझे अंदर से ये था कि मैं मशीन चला सकती हूँ और कुछ छोटा मोटा ये वर्क भी कर सकती हूँ, दरी बनाना या कुछ और भी, एक आध और भी करती थी मेरी नानी। उसके बाद फिर मैं वापस घर पे आ गई, 1 साल पढ़ी थी बाहर नानी के घर पे, और वहाँ से आने के बाद फिर से उसी रूटीन में स्कूल में जाती, फिर वही कभी फीस दी जाती, कभी सुननी पड़ती, खड़ा होना पड़ता एक आध बार, तो ये चीज़ें चलती रहती। उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें मैंने देखी। जब एज थोड़ी ही 6ठी क्लास के बाद थोड़ी सी आप हो गई, समझने वाली हो गई, फिर मैं सोचती यार इतना तो तंगी नहीं देखी जा रही मेरे से, क्योंकि मैं मेरे मम्मी पापा को सुनती थी हमेशा कि जो तंगी मैंने देखी है, मेरा पापा कहता था हमेशा कि जो चीज़ें मैंने देखी है, मैंने सपने देखे थे कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी लाइफ दूंगा, और इसी कारण जब मैं पढ़ता था तब भी सोचता था कि मैं बहुत अच्छी लाइफ दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे पाया मैं। तो ये बातें मैं सुनती थी, एक आध बार मेरे कानों में जाती, भाई सारा टाइम ही ऐसा कुछ रहता है कि वो चाहते थे कि मेरे बच्चे कामयाब हों, और मैं तो नहीं हो पाया, चलो बच्चे कामयाब हो। हाँ उनकी बातें रहती थी। फिर मेरे दिमाग में बैठने लगा, चल पापा का शायद उस टाइम मुझे नहीं पता था इनकी एज हो गई है या छोटे, या अब इनको जॉब नहीं मिल सकती, इन चीज़ों का मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात बैठने लगी थी कि मुझे पैसा कमाना है और अपने घर वालों के लिए कमाना, बहुत ज़्यादा। फिर ये थोड़ी सी भूख और जग गई कि मुझे कुछ करना है, वो भी घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कमाना कैसे है। मतलब एक लाइन नहीं थी, छोटी सी 8-9। फिर ऐसे ही 10वीं 11वीं ऐसे चलती रही, लेकिन माइंड में एक चीज़ चलती थी कि मुझे पैसा कमाना है, कैसे कमाना मुझे नहीं पता, खुशियाँ पूरी करे। तो मेरी माँ ने सबको सिलाई सिखा दी, मेरे को भी सिखाई, औरों को भी सिखा दिया, यानी कि हाथ का काम जो हम कर सकते हैं वो सारा सिखा दिया। क्योंकि मेरी माँ ने देख लिया था मेरे पापा को नौकरी नहीं मिली, बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ उस टाइम पे, तो क्या पता बच्चों के साथ भी क्या कुछ हो जाए। तो इसलिए उसने सबको इस तरीके का काम सिखा दिया कि कल को अगर कोई तंगी आ जाती है किसी तरीके की, कि अपना हाथ का काम करके अपना गुजारा कर सके। तो 11वीं में मेरे को सिलाई सिखाई थी मेरी माँ ने। तो फिर क्या हुआ, 11वीं के बाद ही मैं 11th के बाद सिलाई करने लगी घर पे, थोड़े थोड़े पैसे आने लगे। पहले सूट जचते भी नहीं थे, किसी के जचते थे किसी के नहीं जचते थे, क्योंकि जब तभी सीखी थी। हाँ, लेकिन उससे थोड़े थोड़े वो पैसे आते थे ना, वो क्या ही खुशी होती थी, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। चाहे वो एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि किसी ने रील के दे दिए, धागा जो हम लगाते हैं उसके दे दिए, किसी इंस्टा रील वहाँ कहाँ से आ गए? नहीं धागा थ्रेड जो हम यूज करते हैं, है ना। तो 11th में मैंने मशीन सीख ली। उसके बाद 1 साल में सिलाई करती रही, पढ़ती भी थी, घर आके मैं सिलाई भी करती। उसमें मेरा किराया भी निकल जाता था। 11th और 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया है। 10th तक प्राइवेट स्कूल था, लेकिन 11th गवर्नमेंट स्कूल से किया है। उसके बाद फिर मुझे ये लगता था कि ऐसे तो बात नहीं बन रही, मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है, ये सारा दिमाग मेरे दिमाग में चलती रहती। 8th के बाद तो मैं पागलों के जैसी हो गई थी, मुझे बहुत बड़ा करना है, कि पता नहीं करना कैसे है, लेकिन बहुत बड़ा करना है, कुछ तो करना वाला है, ये फीलिंग होती है। वो समझ नहीं आता। तो मैं उस टाइम पे मोटिवेशन वीडियो भी काफ़ी सुनती थी। अच्छा। कि हाँ कुछ करना है। उसके बाद फिर मेरे लिए किसी अच्छे घर से रिश्ता आ गया। +2 ही की थी, हालांकि +2 में बहुत ही छोटा बच्चा होता ना, मैंने सोचा ना कुछ और। 2 सिस्टर की मेरी शादी हो चुकी थी पहले, तो वहाँ से रिश्ता आ गया कि चलो शादी कर देते हैं।
मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचा था उस टाइम पे शादी का, क्योंकि मेरा सपना था कि मैंने घर वालों के लिए पैसा कमाना है। ये थोड़ा था कि आगे अगले वालों के लिए पैसे कमाना है कि घर वालों के लिए पैसे कमाना है। तो ये बीच में एकदम से ये कहाँ से आ गया, एकदम झटका लगा मुझे, ये कहाँ से आ गया कि मैंने कुछ बन के और फिर कुछ अच्छा करके और फिर शादी के बारे में सोचना था, वरना कुछ पास भी नहीं थी ये चीज़। उसके बाद फिर जब मैंने वहाँ, मेरी सिस्टर थी जिसने मेरा रिश्ता कराया था, तो उसने कहा शायद जो तेरे सपने हैं बहुत बड़े हैं, लेकिन वो शादी होने के बाद पूरे हो सकते हैं। यानी कि जो खर्चा भी लग रहा है, जो तू चाह रही है, वो चीज़ें शायद शादी होने के बाद वो पूरा करा दे जो अपने घर में अब इतना बजट नहीं है। तो मतलब जैसे भी बहला फुसला के मेरी शादी कर दी गई। किस क्लास में? +2 के बाद, 12th के बाद। मेरा भाई तो उस टाइम बहुत छोटा था, ये तो कुछ समझता ही नहीं था। ये तो शायद मेरी मैरिज के कई साल बाद बड़ा दिखा है अभी। 13-14 साल है। अच्छा, ठीक है। हाँ बस, आपसे 5-7 साल छोटे होंगे। हाँ बस, ठीक है। तो अभी कुछ ही दिन पहले एकदम से बड़ा हो गया ये तो हाँ सच्ची में बहुत ही छोटा रहता था ये तो। अच्छा, आपकी 12th चल रही थी और 12th हुई आपकी, आप सिलाई कर रहे थे, थोड़ा बहुत अर्न कर रहे थे, आप फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, और सडनली ये शिफ्ट आ गया शादी का, और आपकी शादी भी करा दी गई, और ये काफ़ी छोटे थे। तो शादी के बाद में फिर लाइफ में सडन क्या हुआ? मतलब वो अच्छी लाइफ हुई और ज़्यादा बदतर हो गई? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग चाहे वो उस टाइम कैसी भी हुई हो, लेकिन जो भी मतलब होता है अच्छे के लिए हो। जैसे कि जब सिस्टर ने ये बोला कि तुम्हारी वहाँ से सेट बैठ सकता है, तो उसने एक बात और भी बोली कि वहाँ पे कोई अच्छा सिलाई करने वाला बंदा नहीं है, कोई टेलर नहीं है, और मुझे लगता है तुम्हारा वहाँ पे सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़ोरों से दौड़ेगा, और ऊपर से वो घर ऑन रोड पे है, मेरा घर ऑन रोड पे है, तो वहाँ पे तुम एक अच्छे डिजाइनर बन जाओगे। मतलब ऐसा मेरे को दे दिया। तो फिर मैंने सोचा हाँ शायद हो सकता है ऐसा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी नहीं थी मैं, बात समझ में आ गई, चलो कर लेते हैं। उसके बाद भी फिर मेरा शादी होने के बाद भी मैंने वहाँ पे भी अपना पक्ष रख दिया कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। और वो मैंने कब रख दिया, एक किस्म से ये समझो, वो जो मुंह दिखाई होती है ना पहले ही दिन, उसी दिन रख दिया मैंने ये। अच्छा। कि जैसे कि वो घर वाले बड़े साथ में बैठते हैं कि क्या करेगी बेटा तू, अब क्या करेगी, ऐसा कुछ। मेरी फैमिली ससुराल वाली बहुत अच्छी है वैसे। तो मैंने उसी दिन अपना पक्ष रख दिया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम भी हालांकि समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि घर से सिलाई कर लेती हूँ, ऐसा कुछ मैंने रखा कि मैं है ना सिलाई करूँगी घर पे। तो जो मेरे हस्बैंड थे वो एक बार तो ये बोले कि यहाँ पे ना बहुत सारी सिलाई करते हैं पहले से। मेरे हस्बैंड नेचर के थोड़े वैसे हैं कि जो दूसरों का अच्छा चाहते हैं, इस तरीके के। अच्छा। तो उनके फैमिली वाले भी और गांव में और भी सिलाई करते थे। तो उसने मेरे को एक बार ये बोला कि तू सिलाई मत कर, रहने दे, क्योंकि तू सिलाई करेगी ना तो उनका काम छिन जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे थोड़े होता है। होती है। हाँ। तो लेकिन उन्होंने फिर भी कहा नहीं, तू सिलाई करेगी ना तो एक तरीके से उनका काम छीन रही है। तो फिर कुछ दिन और चलता रहा। फिर मैंने बोला कि ऐसा नहीं होता, उनका हिसाब का उनको मिल जाएगा, मेरे हिसाब का मैंने। तो फिर उसने धीरे धीरे मेरी बात समझी और मैं करने लगी थोड़ी बहुत सिलाई। शादी के कितने टाइम बाद की बात है ये? अगर सच बताऊं तो मैंने मेरी मौसी सास के सामने ये बात रख दी थी कि मैं सिलाई करना चाहती हूँ। नहीं, शादी के बाद की ही बात। कितने बाद? यानी कि यूँ लगा लो मेरी हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी। ओह, मतलब 1-2-3 हफ्ते। हाँ, 1-2 हफ्ते। हाँ, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरी एक मौसी सास है, मेरी जो मौसी सास है वो अच्छी पढ़ी लिखी हैं, एक लेक्चरर थी, उसने मेरी बात समझी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तू जो करना चाहती है ना तू कर। हाँ, उसने सपोर्ट किया मुझे स्टार्टिंग से ही, तो तू जो करना चाहती है तू कर। फिर उसने क्या किया, पड़ोस में कोई सूट लेके जा रही थी, और हाँ ये 2 ही 3 दिन की बात है, मेरी शादी को हुए 2 ही 3 दिन। तो कोई सूट लेके किसी और के पास सिलवाने जा रही थी, और मेरी मौसी सास उसका सूट थैला पकड़ के और मेरे घर पे ले आई। तो यूँ बोली कि है ना मेरी बहू है ना इतने सुंदर सूट सिलती है, एक बार वहाँ से सूट सिलवा के देख। एक बार तो मैं भी सरप्राइज हो गया, ऐसे थोड़े यूँ किसी का दूसरे का क्लाइंट मेरे पास लेके आते हैं। हाँ, तो फिर वो भी बोली कि नहीं है ये, अभी कैसे सिलेगी, मुझे तो अभी ज़रूरत है, मतलब मैं उसके पास जा रही हूँ तो उसके पास ही जाने दो। तो फिर मैंने सोचा मौका मिल रहा है बढ़िया, तो मैंने बोल दिया ना मैं सिल दूंगी, बहुत अच्छा सिल लूँगी। तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी मेरी यानी कि सिलाई करने की। दहेज में मुझे ज़्यादा कुछ मैं सामान नहीं लेके आई थी, मतलब अपने घर वाले जैसे देते हैं थोड़ा बहुत उन्होंने दिया, बहुत ज़्यादा मेरे घर वालों ने। लेकिन उनमें से मेन जो मेरा पर्पज़ था, मैंने घर वालों से जो मांग के लिया था वो थी सिलाई मशीन, कि बाई चांस ससुराल वाले कुछ करने दें या ना करने दें, तो सिलाई तो मैं घर से भी कर लूँगी, मुझे सिलाई मशीन दे देना।
तो मैं साथ में ही लेके आई थी अपना औजार। तो वो 3-4 दिन के बाद ही मैंने सूट सिल दिया था। तो उसने बात फैला दी गांव में कि भाई नई बहू की तो है ना मेहंदी भी ना उतरी यार, उसने तो मेरा सूट सिल दिया। तो ऐसे ऐसे वो सिस्टम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ कि ऐसे कैसे ये ऐसे के निकले भाई जो कि आते ही साथ बहू से काम कराने लगे, मतलब इसे इसे बातें करने लगे। तो फिर वो मेरे हस्बैंड को भी लगा कि ये पागलपन कर रही है, हमें ज़रूरत नहीं और ये सूट सिल रही है। तो एक बार तो फिर से हमारी इस बात पे हुई थोड़ी सी कि तू सिलाई नहीं करेगी, कि तेरे को जो चीज़ चाहिए वो मैं ला के दूंगा। हालांकि वो करता भी था सारी चीज़ों की पूर्ति। तो फिर भी मुझे कहाँ रुकना था, मुझे तो लाइफ में कुछ करना था, क्योंकि फिर वो वाली चीज़ें कि फिर 10-10 रुपए के लिए हाथ फैलाना पड़े। और ये चीज़ें मैंने बहुत सारी देखी है। मैंने 10-10 रुपए की तंगी देखी, वो चाहे ससुराल में जाके भी देखी, क्योंकि मेरे अंदर एक अनख वो थी कि मैं किसी से मांगू ना, और बिना मांगे कोई देता नहीं है। दे जरूर देंगे, लेकिन मांगने में कहीं ना कहीं हिचक आ जाती है। भले वो अपने दे भी देंगे, फिर भी बिना मांगे कोई नहीं देता है, मैं तो यही कहूंगी। एक बार तो कोई भी चाहेगा कि हाँ मेरे से मांगे तो मैं दे दूं, अब इसको जरूरत नहीं है, मांग नहीं रही इसलिए नहीं दे। चाहे वो कोई भी लड़की हो, सबके साथ ये मिलेगी कि वो मांगती है, और वो एक बार नहीं मांगती, वो कई बार मांगती है, तब जाके उसको पैसे दिए जाते हैं और उसके बदले में भी सुनाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि तेरे रोज रोज के खर्चे, ऐसा कुछ ये वो, ठीक है। तो मुझे ये था कि मैं मांगूंगी नहीं। जैसे कि मेरी फैमिली में मेरी मौसी सास और हैं, हमारी फैमिली ऐसी है कुछ, जैसे कि मेरी जो जॉइंट फैमिली है, तो इस तरीके से जैसे कि होता है ना कि मैंने घर से यही सीखा था कि कोई भी आता है घर में, मेरी माँ ऐसा करती थी, मेरी बुआ और आती हैं या कोई भी आता है तो उनको पैसे देती थी। मेरा पापा अलग से देता था, मेरी माँ अलग से देती थी। मैंने यही चीज़ देखी थी कि अगर कोई लड़की घर में आती है तो उसको पैसे दोनों तरफ से दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे शायद ये रूल था कि घर का एक फैमिली मेम्बर दे सकता है और नहीं। तो मुझे इस चीज़ से बहुत वो लगता था कि वो दे देते थे और मैं नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और मांगते हुए मुझे हरकत आती थी। जब मेरे घर में मौसी सास वगैरह आती तो उनको पैसे देने होते थे, क्योंकि मैं बहू होती थी, तो मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं होते थे। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खलती थी, बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ के बाद फिर मैंने सिलाई करना स्टार्ट करती बहुत ज़्यादा। मैंने ये भी कहा उनको कि मैं बाहर काम कर लेती हूँ, कहीं पे जॉब कर लेती हूँ, जैसे कि किसी टेलर के नीचे काम कर लेती हूँ, या फिर कोई सैलून का काम सीख लेती हूँ कि वहाँ पे भिवानी मेरे पास ही पड़ता है, वहाँ पे जॉब कर लूँगी मैं, कि मुझे चाहे उस टाइम पे तो मुझे 5-6 हज़ार भी बहुत लगते थे कि 5-6 हज़ार रुपये मिल जाएंगे सैलरी। तो घर से बाहर निकलना मेरा अलाउ नहीं था। घर से बाहर निकलना अलाउ क्या, बाहर पानी भरने भी जाना है ना, तो मेरा अलाउ नहीं था। अच्छा। मेरे घर में मेरा हस्बैंड भर देता था पानी, घर की फैमिली वाले भर देते थे, लेकिन मेरा बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो नौकरी करना तो बहुत बड़ी बात थी। तो उस टाइम फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकती हूँ। एक दिमाग फिर ख़राब हो जाता है ना कि तू तो स्टार्टिंग के सपने ले रही थी, तुझे लाइफ में कुछ करना है और तेरा तो बाहर निकलना है अलाउ नहीं, तो क्या करेगी। फिर वही सिलाई मशीन वाला कि ये तो मैं घर से कर सकती हूँ। बस मैंने वहाँ से सोच लिया कि मैं सिलाई करूँगी और बस इसी को अपना एक टारगेट बना के चलूँगी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, गांव में जितनी भी लेडीज़ थी ना, सबके डिजाइन के सूट सिल डाले कि सबके। क्योंकि क्या होता है, डिजाइन के सूट सिलने से बात फैलती है। एक तो नॉर्मल सूट सिल रहे हैं हम, एक किसी लेडीज़ का डिजाइन का सूट सिल दिया, तो जैसे कि मैं डिजाइन भी क्या करती थी, कुर्ती पे आगे डिजाइन दे दिया, बाजू पे दे दिया, मोहरी पे दे दिया। तो और जो बाकी के टेलर थे, जो और लेडीज़ काम कर रही थी, वो सिंपल सूट सिल के दे रही थी, मैं डिजाइन बना के दे रही थी। तो जिस लेडीज़ का उतने ही प्राइस में, मतलब जो नॉर्मल चलता है उतने ही प्राइस में अगर डिजाइन वगैरह बन के आता है, तो वो बात तो फैलाएगा कि फला फला की बहू है ना, बहुत सुंदर सूट सिल रही है भाई। वो मेरी मार्केट एकदम से इतनी बढ़ गई। हालांकि मैंने फिर सबसे ज़्यादा तेज़ रेट कर दिए। मेरा एरिया में जो भी लेडीज़ सूट सिल रही थी, सबसे तेज़ रेट मेरे कर दिए मैंने, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ गई। हाँ, कि वो बहुत ज़्यादा। फिर लेडीज़ क्या करती, जो हल्के सूट होते वो दूसरे टेलर के पास लेके जाती, और जो महंगे सूट होते वो मेरे पास लेके आते। हाँ। कि है ना, ये महंगे सिलती है तो कुछ ना कुछ बात है, इसलिए तो महंगे इसके पास। हाँ। और मैं भी यही चाहती थी, क्योंकि है ना, बुटीक पे टंगे हुए महंगे सूट ही सुंदर लगते हैं। हाँ, सस्ते सूट सुंदर नहीं लगते। तो मेरी भी एक इच्छा थी कि महंगे महंगे सूट आए मेरे पास। तो प्राइस बढ़ने से ये चीज़ हो गई। अगर आप भी ये चाहते हो ना कि आपके पास भी बहुत महंगे महंगे सूट आए जो बुटीक पे एक सुंदर लगे, आप दिखा सको, तो थोड़ा प्राइस अपना, जो आप काम करके दे रहे हो, काम तो करके देना पड़ेगा आपको, उस लेवल के आप प्राइस भी रख सकते हो, क्लाइंट अपने आप ही भाग आएगा। तो ऐसा फिर मेरे बुटीक में जब सूट दिखते कि हाँ बहुत अच्छे सूट सिल रही है, तो ऐसे काम बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया काम, इतना बढ़ गया मैं रातों को भी करने लगी सिलाई का।
फिर मेरे को लगा कि एक सिलाई से बात नहीं बन रही, ये शायद चला मेरा 1 से 1.5 साल। ओके, हाँ। 1 से 1.5 साल के बाद फिर सिलाई से ये हो रहा था कि जो मैं बड़ा सपना ले रही हूँ ना कि मुझे लाइफ में कुछ करना है और बहुत बड़ा करना है, मैं सोचती थी या तो नंबर 1 पे रहो, बस मेरी 8वीं 9वीं क्लास के बाद ही मेरे ये हो गया था या तो नंबर 1 पे रहो या काम ही स्टार्ट ना करो। एग्जैक्टली। हाँ, और इसी टारगेट को शायद मैं आज भी पकड़ के चल रही हूँ। हाँ। तो फिर मुझे लगा एक के लिए सिलाई से, और सिलाई तो फिर मैं सर्च भी मारती बल्कि कि सिलाई में कोई सबसे बड़ा बंदा कौन है जो कि सिलाई में सबसे ऊपर जा चुका है, मुझे कोई भी ना दिखता। फिर मैंने सोचा कि ये लाइन शायद मैंने गलत पकड़ ली। फिर मुझे लगा इंटरेस्ट भी मेरा इसी में है, सही जा रहा है। फिर मैंने सोचा एक आध काम और एक्स्ट्रा पकड़ लेती हूँ इसके साथ। घर से बाहर जाना अलाउ नहीं था। फिर मैंने सैलून का काम सीखा, वो ससुराल में जाके सीखा। सिलाई मैंने घर से सीखी, उसके बाद मैंने खुद प्रैक्टिस की है सारी चीज़ों की, वो सारी मैंने अपने आप हासिल किया है सिलाई में। जो आज मैं हूँ टैलेंटेड रितु इंसा, तो मेरी 18 साल की मेहनत है जो मैंने खुद ब खुद किया है। कि मैंने जो सीखा वो थोड़ा सा सीखा बेस, और अब तो सारा जो कुछ है वो मेरे अकॉर्डिंग ही है। तो उसके बाद फिर मैंने सैलून का काम सीखा। सैलून में मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने बात रख दी, तू सीख सकती है लेकिन घर से बाहर नहीं जा सकती। भैया वैसे कैसे हो, दुल्हन तो जब तैयार होती हैं, उस टाइम था ऐसा। पार्लर क्या बात करें, पार्लर है ना, सैलून मींस। हाँ, पार्लर। इस टाइम तो हालांकि ऐसा होता है कि सैलून इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वहीं पे दुल्हन तैयार होने आती है। हाँ। लेकिन गांव में ऐसा माहौल था कि जाना पड़ता था, हाँ, पार्लर वाली को, यानी कि मेकअप करने वाली को जाना पड़ता था। लेकिन घर वालों ने साफ मना कर दिया कि तू सीख सकती है, तेरे पास कोई आएगा तो कर देना, लेकिन घर से बाहर नहीं जाएगी। ऊपर से अगर मैं बताऊं तो कास्ट वाला पड़ता है इफेक्ट, मैं जाट हूँ, तो इनमें थोड़ा सा बाहर भेजने के लिए हिचकते हैं। तो उस टाइम पे मैंने कहा कि बात बन रही है, सीख लूँ, जैसे भी बाद की बात देखी जाएगा। तो मैंने कह दिया हाँ चल ठीक है, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, भेज दो। तो उन्होंने मेरे लिए ऑटो लगवा दिया कि इस ऑटो में ही आएगी, इसमें ही जाएगी, इससे अलावा किसी में नहीं। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग थे एक तरीके से, ये समझो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। हाँ। तो फिर वो वहाँ से उसमें आती, मैं उसमें जाती, मेरा हो गया वहाँ से कोर्स। फिर भी मेरी जैसे कि फिर मैं दोनों काम करने लगी, सिलाई का, और उस टाइम पे 1-2 लड़कियां भी रखने लगी थी मैं, जो मेरी हेल्प करती थी। 1-2 लड़कियां रखती ताकि ये मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि एक बंदे पे इतना काम नहीं हो पाता था। उसी टाइम पे मेरे क्लाइंट सिलाई के आ जाते, उसी टाइम पे सैलून के आते, क्योंकि ये दोनों काम मैंने ऐसे पकड़ लिए थे कि सीज़न पे चलते हैं। फिर मेरा काम धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता था जब सीज़न होता, जब तो काम बहुत ज़्यादा भीड़ की मैं रातों लगी रहती थी। लेकिन जब सीज़न ऑफ होता तो वो काम कम हो जाता था। फिर मेरा मन ना लगता कि अब क्या करूं, फिर तो मुझे तो बहुत ज़्यादा आगे जाना है। फिर मैंने जो छोटे कोई भी आइटम होते हैं, जैसे कि टेडी वियर बनाना, पेंटिंग बनाना, और या फिर और भी एक्स्ट्रा चीज़ें, काफ़ी चीज़ें सीख ली। यानी कि मैंने एक मन बना लिया जो एक लेडीज़ काम कर सकती है वो सारा मैं करूँ। तो मैंने सारा का सारा सीख लिया। और वो सीखा कैसे, बाहर जाना मेरा अलाउ नहीं था। 1-2 मैंने फ्रेंड बनाई, हम खुद ही करते। मैं उन फ्रेंड्स को बाहर भेजती सीखने के लिए, और वो सीख के आती, पैसे मैं देती उनको सीखने के लिए, वो बाहर से सीख के आती, वो मुझे घर पे आके सिखाती। इस तरीके से मेरी ये सारी स्टोरी चली है। तो पता चला आपका नाम टैलेंटेड रितु आपने क्यों रखा है चैनल का नाम। इतना टैलेंट है कि खुद नहीं सीख सकते, दूसरों को सिखाओ और उससे खुद सीख लो, पैसे भी अपन खुद दो सीखने के। क्योंकि बाहर जाना अलाउ नहीं था, तो मैंने 1-2 लड़की को सिखाया और वो मुझे सिखाती। फिर हम पूरा दिन काम करते रहते ऐसे ही। तो हाथ में इतनी फिनिशिंग आ गई। फिर क्या होता, इतने ऑर्डर आने लगे कि जैसे कि क्या करूँ और क्या रखूँ, एक पजल होने वाला सिस्टम। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सीजन पे काम इतना फैलता है। सीजन पे काम, देखो मैंने काम क्या पकड़े, जो सीजन पे दुल्हन के लिए सारा सामान तैयार करते हैं वो मैं सारा बनाती हूँ। एक लेडीज जो काम करती है वो मैंने सारा सीख लिया था, कि यानी कि सारे आइटम वगैरह बनाने जो दुल्हन में लड़की को दहेज में देते हैं एक तरीके से, वो सारा मैं करती थी। पूरा सेट बना के देती थी, जिसमें बहुत टाइम लगता था। मैं रात तो जगती थी सुई से, एक सुई से। जैसे कि सर्दी होती तो रजाई में बैठ के सुई से करती रहती थी, और सर्दी में सूट भी सिलना होता। सूट वो सीजर्स की अगर बात करें, जो लेडीज सिलती होंगी उनको पता होगा, सर्दी में इतनी वो सीजर्स भी इतनी ठंडी लगती थी उसको पकड़ते तब। उसको कई बार तो गैस पे सेक के लेके आते थे कि ताकि पकड़ने में ठंडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी बर्फ लगती है ऐसे। और इस तरीके से यहाँ भी कंबल लपेट के फिर बैठते। पहले तो हाथ वाली मशीन से ही काम करती थी मैं, बहुत पूरा दिन लगी रहती थी हाथ वाली मशीन से। पूरा घर का काम करके सारा दिन 3 से 4 सूट सिलती थी मैं, मतलब सारा दिन लगे रहना। कमर में पेन होने लगता था। फिर बाद में फिर मेरे बेबी हुए, उसके बाद मैंने घर वालों से मशीन ली।
कि मुझे मशीन चाहिए है इस तरीके से, तो घर से मेरी मशीन आई थी। उसके बाद फिर मैं पैरों वाली मशीन से काम करने लगी, फिर उसी पे मोटर रखवा ली। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर वो काम इतना बढ़ने लगा हद से ज़्यादा कि सीजन के टाइम पे दुल्हन का मुझे सामान बनाना पड़ता, मुझे दुल्हन का मेकअप भी करना पड़ता और मुझे ही उसके पूरे शूट तैयार करने पड़ते। उसकी सारी फैमिली को रेडी मुझे करना पड़ता मेकअप में, क्योंकि एक होता है ना कि सारा ठेका एक को ही दे दे कि एक ही बंदे के पास सारा काम हो जाए। तो वो चीज़ मेरे साथ हो गई थी। तो मेरा दिमाग ऐसे हो गया, ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे तो मैं अलझ के रह गई हूँ एक तरीके से कि जो मैं लाइफ में सबसे बड़ा करना चाहती हूँ, नंबर 1 पे होना चाहती हूँ, वो कैसे होना चाहती हूँ वो नहीं पता था मुझे। लेकिन ऐसे तो मैं इसी 4 दीवारी में रह गई, मतलब इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। फिर मैं देखती थी वीडियोस, मोटिवेशन वीडियो सुनती थी मैं बहुत ज़्यादा। और लोग ना मोटिवेशन को यहाँ पर आज की डेट में आप देखोगे कि मोटिवेशन सब कुछ नहीं है, डिसिप्लिन से सब कुछ होता है। हाँ। ये वो लोग हैं, अगर ये रामायण महाभारत के टाइम पर होते तो हनुमान जी जब पर्वत उठाने जा रहे थे तो जामवंत जी ने उनको मोटिवेट किया था। तो ये वो लोग हैं जो कि जामवंत जी कहते हैं मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन से कुछ, जो करना होता कर लेगा। मोटिवेशन से क्या होता है? तो मोटिवेशन की अपनी एक वैल्यू होती है। होती है सर। कि जब हम गिरे ना तो उठाने का कोई बंदा चाहिए, चल तो हम लेंगे, जी सर, उठाने के लिए कोई तो चाहिए हाथ पकड़ने के लिए, तो वो होप देता है मोटिवेशन। डाउन होते हैं ना तब एकदम से एनर्जी आती है। मैंने शायद संदीप महेश्वरी सर का एक वो सुना था, सेमिनार था बहुत बड़ा, उस सेमिनार ने मुझे बहुत ज्यादा पुश किया था। 2 सेमिनार होंगे, एक तो अनस्टॉपेबल था, एक बहुत बड़ा सेमिनार और एक 2 घंटे 11 मिनट 28 सेकंड का था लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार। हाँ, कि उसमें लास्ट में बोला था सर ने कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह पे कोई खाना खिलाए, कुछ ऐसा कुछ लाइन। हाँ, तो वो लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार था वो। हाँ, वो सुना था मैंने, उसने बहुत ज्यादा चेंज लाया था मेरे अंदर। वो जो उस टाइम पे चीज थी, सिलाई में सिखाने लगी थी शायद 2010 से भी पहले, यानी कि शादी के 2-3 साल बाद, मैं 1 ही साल बाद बल्कि सिलाई सिखाना स्टार्ट कर दी थी मैंने। लेकिन उस टाइम पे ना स्टूडेंट्स कम आते थे, यानी कि एक बैच में 4 आ गए, 1 महीने में 4 आ गए, फिर 10 आ गए, ऐसे धीरे धीरे संख्या बढ़ती थी। तो गांव की, यानी कि एक तरीके से सारी लड़कियों को मैंने सिलाई सिखा दी थी। गांव की जो बड़ी बुजुर्ग हैं जो, वो तो ये कहने लगी थी कि भाई क्या टैलेंटेड बहू आई है, गांव में सारी छोरी आती सिलाई सिखा दी, सारे डिजाइन के सूट पहना दिए, मतलब गजब ही आ गई भाई ये तो ये टैलेंटेड नाम है ना, बहुत बार सुनती थी मैं, बहुत कि टैलेंटेड बहू आ गई, उसके तो टैलेंटेड बहू आ गई। तो ये बात मैं बार बार सुनती। तो उस टाइम फिर मैं जब सिलाई सिखाती थी, वो स्टूडेंट्स थोड़े आते थे, फिर गांव वालों को तो मैंने सभी लड़कियों को सिखा दिया। फिर एक ऐसा भी टाइम देखा मैंने कि मैंने और तो और जो ऐसे नहीं बुलवाते हैं, माइक में बुलवाते हैं, जैसे कि मंदिरों में बुलवा देते हैं या गोवा दिलवा देते हैं कि फला फला के वहाँ पे सिलाई सिखाया जा रहा है, सेंटर एनजीओ में भी काम करने लगी थी मैं फिर, तो कि वहाँ पे सिलाई सिखाई जा रही है। तो मैंने सारे काम करके देख लिए कि गोवा भी लगवा दिया। तो वहाँ से फिर क्या हुआ, लड़कियाँ जब सबने ही सीख लिया तो बेचारी कहाँ से आए, गांव की सभी लड़कियों को सिलाई सिखाई है मैंने। अब जहाँ जहाँ पे भी बाहर गई हुई है ना लड़कियाँ, वो मुझे अभी देख रही होंगी, वो खुश हो रही होंगी कि हाँ हमने भी आपसे सीखा है। तो पूरा गाँव मैंने कवर कर दिया, उनको सबको सिखा दिया। फिर मैंने जो आसपास के गांव होते हैं वहाँ पे भी जो गोवा लगवाना होता है, आप पता नहीं कैसे समझोगे, गोवा लगवाना चौकीदार ये बताता है कि ऐसा ऐसा काम आपके नजदीक में हो रहा है, गांव वालों को बोल के। अच्छा। फिर मैंने वहाँ के भी अड़ोस पड़ोस के भी कई गाँव को मैंने कवर कर दिया। काफ़ी लड़कियाँ मेरे पास आती थी, भिवानी की भी आती थी, गाँव की भी आती थी, जो नज़दीक के गाँव थे सिलाई सीखने के लिए। उस टाइम में मैं एक ही बैच लेती थी, और अब तो जैसे कि कई 2-2 बैच चल रहे मेरे, उस टाइम एक लेती, लेकिन लड़कियां भी थोड़ी होती थी, अब तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर आसपास की भी ख़त्म हो जाए एक टाइम के लिए, क्योंकि लड़कियां तो लिमिट की होती हैं आसपास की भी। उसके बाद फिर मैंने सोचा ये तो बात नहीं बन रही। फिर जैसे कि मैंने बताया मैं मोटिवेशन वीडियो देखती थी, तो उस टाइम एक आध वीडियो ऐसी भी आती थी कि कोई सिलाई सिखा रहा है, कोई जैसे कि मोटिवेशन स्पीकर है, ये इतने व्यू आ रहे हैं इन पे। फिर मेरा दिमाग वहाँ से गया कि मुझे तो फेमस होना है, लेकिन आसपास वाले एरिया से ऐसे कैसे फेमस हो सकती हूँ। अगर फेमस होना है, नंबर 1 पे जाना है, तो तू इस लाइन को पकड़, फ़ोन वाली को, ऑनलाइन को, कि तू ऑनलाइन कर कुछ, कि वीडियो वगैरह बना या जो भी कुछ है। तो किस सन में ये बात आई आपको? तारीख क्या थी? शायद 16-17 वाले 2016-17। हाँ, ये बात आई, लेकिन फ़ोन था नहीं। हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि फ़ोन के अकॉर्डिंग, यानी कि दिमाग में आ गई है मेरी बात है कि जब ये बंदे कर सकते हैं, यानी कि संदीप महेश्वरी सर जब इतने बड़े, इतनी पब्लिक को मैं सपने देखने स्टार्ट कर चुकी थी कि जैसे सर के आगे इतनी लड़कियां बैठे हैं ना, इतनी पब्लिक बैठी है ना, कि एक दिन मेरे सामने इतनी ही पब्लिक होनी चाहिए। फिर मुझे ये आइडिया आने लगे वहाँ से कि मेरे सामने
इतने ही बंदे होने चाहिए, लेकिन हो कैसे वो। एक टाइम पे तो मैं ये भी सोचने लगी थी कि हाँ मेरे इतने सारे चैनल होंगे, मैं हर जगह पे हर तरीके से मैं मोटिवेशन स्पीच भी देने लगूंगी, ये भी सोचने लगी थी मैं, क्योंकि वो स्टोरी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप उसमें नहीं आए, वरना हम ग्रो नहीं कर पाते। नहीं इतने टैलेंटेड इंसान है, हम क्या लगते हैं उनके आगे। नहीं, तो फिर वो सारी चीजें एक बंदा नहीं कर सकता, ये बात सच है। बिल्कुल। और ये मेरे भाई ने समझाई है मुझे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जैसे कि फिर मेरे आगे क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया जब मैंने जैसे बताया, मैं मेरे माँ बापा का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करना चाहती थी। मेरे मन में वो था कि मैं मेरे घर वालों के लिए कुछ करूं और कुछ पैसा कमाऊं, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी मुझे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी। अगर ज़्यादा स्टोरी आप जानना चाह रहे हो तो आप जो स्टॉक पे मेरी सुन सकते हो, कि बहुत ज़्यादा कोशिश की थी मैंने कि मैं क्या करूँ। लेकिन उस टाइम पे फिर जैसे कि ऐसा कुछ हुआ, मैं बहुत कुछ करने की सोच रही थी कि मैं लाइफ में बहुत बड़ा करूं और अपने माँ बाप का नाम ऊपर लेके जाऊं कि फला की बेटी इतनी आगे चली गई। क्योंकि गांव में उस टाइम पे एक होता है ना, गरीब बंदे की हेल्प भी कोई कम करता है, जब जिसके पास पैसे आ जाते हैं ना उसकी हेल्प सभी करते हैं। और ये मैंने सारी स्टोरी देखी है मेरे इतने सालों में, कि मैंने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं जो कि मतलब एक गरीब भी फील कराता है। तो उस टाइम पे फिर उसी बीच एक ऐसा किस्सा हुआ कि मैं अपने पापा का नाम रोशन करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे पापा एक्सपायर हो जाते हैं हार्ट अटैक के उसमें। तो ये चीज़ ऐसी थी मेरे लिए उस टाइम पे, मैं अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी कि भाई अब क्या करूँ, जिसका मतलब मैं नाम रोशन करना चाह रही हूँ वो ही नहीं है। तो अब तो ये चीज़ मतलब रोक देनी चाहिए मुझे। एक स्टॉप लग गया था मेरे उसमें कि मैं अब कुछ नहीं करूँगी। मैंने बिल्कुल स्टॉप लगा दिया था कि मैं नहीं करूँगी कुछ भी उस टाइम, हालांकि मैं उस पर आई नहीं थी। तो फिर मैं घर जाती हूँ, ऐसे ही ये किससे कई 1-2 महीना चलता रहता है ऐसे ही पापा के एक्सपायर होने के बाद। उस टाइम पे मेरा भाई बड़ा हो चुका था, थोड़ा मतलब समझदार तो स्टार्टिंग से ही है, बहुत ज़्यादा समझदार है। इसकी स्टार्टिंग की अगर मैं बात बताऊँ बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन उस टाइम पे बड़ा हो गया था, इमेच्योर जिसको बोलते हैं। जितनी उम्र अभी आपकी है। हाँ, इतना हो गया था ये। तो हम ऐसे ही बैठे थे, हम रात को लेट तक बैठे रहते हैं, तो हम बैठे थे बातें कर रहे थे कि भाई मुझे तो है ना अपने पापा का नाम रोशन करना था, पापा ही नहीं रहा तो अब मैं ना करती कुछ भी काम, बस जैसा चल रहा है ना चलने दे, मैं नहीं करती। मतलब इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे स्ट्रगल करते काफ़ी साल हो गए थे, कम से कम 8-9 साल हो गए थे मुझे। तो वो सिलाई तक यहाँ तक तो पहुँच गई थी कि मैंने काफ़ी लड़कियों को कवर कर दिया, लेकिन जो मैं पाना चाह रही थी वो वहाँ नहीं पहुँची थी। तो उस टाइम पे इसने ये बोल दिया कि अच्छा नाम रोशन करना चाह रही है, रोशन ही तो करना है, बल्लभ पे नाम लिख देते हैं। लट्टू होता है जो लट्टू, एक होता है ना लाइट जसते ही रोशन हो जाता है, घर रोशन हो गया। तो इसने उस बात को मजाक में ले लिया जानबूझ के, बेसिकली सो दैट उस सैडनेस से बाहर आए। हाँ, इस तरीके से कि रोशन ही करना चाह रही है ना, तो तू ऐसा कर, पापा का नाम लिख देते हैं जय किशन उस पे, और पापा का नाम रोशन हो जाएगा। तो उस टाइम पे बल्कि मैंने इसको ऐसे भी बोला, क्या बात कर रहा है तू, मतलब एक रोतड़ू आवाज़ में वैसे ही। लेकिन बाद में मुझे इसकी बात समझ आई, ये सच कह रहा था। वैसे इसने कहा जब नाम ही रोशन करना है ना, वो बात हटने के बाद कि बल्लभ पे कर देते हैं, बाद में इसने कहा कि नाम ही रोशन करना तू माँ का कर दे। बाद में तो पॉइंट था इसकी में, बिल्कुल जो मैं ठहर गई थी एकदम से, फिर मुझे वहाँ से पुश मिला बहुत ज़्यादा कि हाँ बात तो सही है, पापा चला गया तो क्या होगा, माँ तो है, अगर माँ भी चलेगी तो फिर क्या करेगी, अभी एक कड़ी तो है जिसका तू नाम ले सकती है। तो वहाँ से फिर से मेरे में एनर्जी आ गई, और हाँ उसका ये पूरा श्रेय इसको देती हूँ मैं। हाँ, तो वहाँ से एनर्जी आ गई। फिर जैसे कि वापस से मैं आके काम करने लगी, लेकिन फिर जब वो एनर्जी आई तो इतनी ज़्यादा आ गई कि मुझे तो बहुत बड़ा करना, अब कहीं मेरी माँ भी ना चली जाए, तो मेरी माँ का नाम ऐसा रोशन करना है कि ये बोले अच्छा ये फला की बेटी है। लेकिन अब जो ऋतु तू काम कर रही थी ना, उससे डबल मेहनत करनी है तुझे। पहले ही मैं रात तो काम करती थी, अब वो डबल क्या हो सकती थी ये मेरे समझना है कि पहले ही थोड़ा बहुत सो रही हूँ, लेकिन डबल क्या हो सकती है। लेकिन ये भी है कि मेरी माँ भी ना चली जाए, तो मुझे तो करना है। अभी फ़िलहाल मेरी माँ बहुत सही सलामत है वैसे। तो फिर उसके बाद मुझे वो आइडिया आया था कि मैं फ़ोन के थ्रू जा सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आसपास की पब्लिक सारी कवर कर लिया है, एक फ़ोन के थ्रू मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ। फिर मेरे पास फ़ोन नहीं था, और घर वालों की भी परमिशन नहीं थी, ससुराल वालों की फ़ोन रखे कि हाँ तुझे काम पड़ता है तो हमारा ले ले, क्या करेगी तो टाइम ही पास करेगी, वेस्ट करेगी, ये करेगी। और जो चीज़ हमें नहीं मिलती ना, उसकी भूख हमें सबसे ज़्यादा रहती है, ये बात सच है। उसकी यूँ रहता है कि, और जो चीज़ हमें मिल जाती है ना, उसमें
वैसे ही टाइम पास करते रहते हैं लोग। हाँ सही बात है। और जो नहीं मिलती ना उसकी भूख ऐसे रहती है, काश मेरे पास होता तो मैं पता नहीं क्या कर लेता। एग्जैक्टली सेम मेरे पास थी वो। मैं अपने पास दोस्तों के पास देखता, सबके पास फोन है, बड़े बड़े फोन है, कुछ नहीं करते, आवारपंती करते, और मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास ही खुद का फोन नहीं है, मेरे पास होता तो मैं क्या कर लेता। सेम फीलिंग थी, यही मेरे साथ हुआ। तो फिर मैं घर गई राखी के दिन मैं घर गई। मैंने भैया से कहा कि मुझे फ़ोन चाहिए, राखी का गिफ्ट मुझे फ़ोन चाहिए। तो इसने मुझे रेडमी का फ़ोन दिया। वो मेरा पहला फ़ोन था जिसमें बस मुझे एक तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, एक तरफ से ससुराल वालों का डर था कि ये कहेगा तू फ़ोन क्यों लेके आई है जब फ़ोन अलाउ नहीं है। तो परमिशन नहीं थी ना। हाँ तो अलाउ नहीं है कि क्या करना, फ़ोन होता है वैसे फैमिली में और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे उनका ये था कि इन चीज़ों से थोड़ा परे रहे, है ना। तो फिर भी मैं घर आते ही मैंने क्या किया, पहले मैंने घर वालों को दिखाया भी नहीं। मैं बहुत ही खुश हुई फ़ोन लेके, बस जो मेरे सपने थे वो मुझे पास आते हुए नज़र आ रहे थे कि ले तो आई, लेकिन एक अंदर में डर था कि जाते ही ऐसा ना कह दें ला दे फ़ोन, क्या करेगी तो, ऐसा कुछ जो था। अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फोन आपने इनसे लिया तो यूट्यूब चैनल से पहले बना हुआ था? नहीं बना, दीदी ने सिखाया। अच्छा तब आपने फोन दिया, उसके बाद यूट्यूब उस टाइम तो भैया को ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब खोलने के लिए कुछ कर रहे हैं। फोन क्यों ले रही है? अच्छा ये 2016-17 की बात है फिर। ठीक है हाँ, तो कि क्यों ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था, बस एक खुशी बहन को दे देते हैं फ़ोन, बस वैसे ले लिया। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने आते ही क्या किया, मेरे पास जैसे मैंने बताया मैं 2-3 लड़कियों को रखने लगी थी कि वो मेरी हेल्प करती थी, मैं कई तरीके का काम करती थी, इसलिए तो मैंने आते ही ना ही चाय पी ना ही कुछ, एक जुनून था अंदर में। मैंने सफ़र भी बड़ी मुश्किल से तय किया था कि जाते ही मैंने वीडियो बनानी है। मैंने कुछ चीज़ें यूट्यूब कैसे चैनल बनाया जाता है या कैसे जो भी है वो चीज़ें मैंने मेरे हस्बैंड के फ़ोन से सीख ली थी थोड़ी सी, कि ऐसे ऐसे चैनल बनता है और ये चीज़ें बना के और हम इससे पैसे भी उस टाइम पे, चलो पैसों का तो नहीं पता था मुझे कि इससे हम फेमस हो सकते हैं, ये चीज़ें मैंने उससे देख ली थी उस टाइम। फिर मैंने आते ही वीडियो बना दी, चाहे यूट्यूब चैनल बना था क्या बना था कुछ नहीं बना था। मैंने आते ही उसके हाथ में फ़ोन पकड़ाया, एक लड़की थी और मैं जो काम करती थी मेरे पास क्लाइंट का काम आया था, उसकी कटिंग करके और वो वीडियो बना के झटके से एक चैनल बनाया और वो पोस्ट कर दिया उसी दिन। सारा कुछ काम उसी दिन कर दिया, क्योंकि एक अंदर में इतना जुनून हो गया था कि हाँ अब इस लाइन को पकड़ते हैं। फिर वो मुझे नहीं पता वो वीडियो कितने दिन में मैं डालती रही, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी फ़ोन की कि ये चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी क्या कुछ मुझे नहीं पता। बस हाँ मुझे ये हो गया था इसके दोबारा मैं जा सकती हूँ। ऊपर से मेरा चेहरा दिखाना अलाउ नहीं था, पब्लिक में चेहरा नहीं दिखा सकती, तो मैंने जो भी कुछ किया छुप छुप के किया एक तरीके से अगर बताऊँ तो। फिर बाद में मैंने 2-3 दिन के बाद बताया कि मैं फ़ोन लेके आई हुई हूँ घर से, हालांकि मैं छुपाती भी थी उस फ़ोन को शाम को वीडियो बनाने के बाद, कि फिर मैंने बताया 2-3 दिन के बाद मैं है ना फ़ोन लेके आई हूँ और मैं वीडियो बनाऊँगी, मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी, कुछ भी नहीं करूँगी। जो आजकल लड़कियाँ कहती है ना मैडम को तो बहुत ज़्यादा परमिशन है, भाई परमिशन किसी को नहीं होती, स्टार्टिंग में मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी, किसी को भी नहीं होती। वो है ना खुद अपने को भी एफर्ट करने पड़ते हैं, थोड़े ही लगाने पड़ते हैं। तो मुझे तो इतना घूंघट तान के रहती थी अपने लिए लड़ाई ना इंसान को खुद ही लड़नी पड़ती है। हाँ एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग में किसी को परमिशन नहीं होती, आप हिम्मत मत हारो, है ना, हिम्मत मत हारो। तो फिर मैंने बताया कि मैं है ना वीडियो डालूंगी, ना ही मैं फेस दिखाऊंगी ना ही कुछ। मैंने उनकी काफ़ी कंडीशन मानी और चलता रहा ऐसे ही। मैं हाथ दिखाती थी, बस हाथ पे एक घड़ी रखती थी, पब्लिक मुझे उस घड़ी से पहचानने लगी। एक हाथ पे डोरा बांधती थी मैं और एक हाथ पे घड़ी रखती थी, तो जब भी मेरी वीडियो जाती तो वो ऐसा लगता था कि हाँ ये उसी मैडम की वीडियो, सिर्फ मेरी पहचान ही ये थी, एक घड़ी और एक वो। तो उस टाइम फिर मेरी वीडियो इतनी बढ़िया जाती थी कि दूसरे पेज से वो व्यूज आने लगे काफ़ी। एक टाइम के बाद मेरे 30 से 40 हज़ार फॉलोवर हो गए, सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पे। मुझे उस टाइम तक ये नहीं पता था कि ये पैसे भी देता है, यूट्यूब पैसे देता है। तो उस टाइम 30-40 हज़ार होने के बाद मेरे सामने कोई वीडियो आई कि मोनेटाइज होता है चैनल। मुझे इतना कुछ पता नहीं था कहाँ से मोनेटाइज होता है, कहाँ से यूट्यूब स्टूडियो कहाँ कैसे होता है। हालांकि मेरे जिसमें 23, 24, 25 कितने हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन उस टाइम तक मुझे पता नहीं था इन चीज़ों का। फिर एक टाइम आया कि मैंने देखा कई मेरी 1-2 फ्रेंड थी जो कि यूट्यूब चैनल ही बनाए हुए थे, उनसे मैं कांटेक्ट में होने लगी थी। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे यूट्यूब स्टूडियो होता है, वहाँ जा ऐसा कर। मैंने इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। हाँ हेल्प किया मेरी यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा। यूट्यूब से ऐसी वीडियो देख देख के जो भी कुछ मैंने सीखा यूट्यूब से सीखा। वीडियो कैसे एडिट करनी है, काइन मास्टर पे कैसे सीखना है, ये सब कुछ। अच्छा तो आपने इतनी काफ़ी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी हमें बताई। अच्छा यहाँ पर मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैंने अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी तो हमारे पास में एक ही फ़ोन था,
जो मेरी सिस्टर भी यूज़ करती थी, घर पर वही होता था। मेरा पर्सनल कोई फ़ोन नहीं था जिसमें मैं वीडियो बना सकूँ। तो मेरे और मेरे सिस्टर के बीच में लड़ाइयाँ काफ़ी होती थी। तो वहाँ पर तो काफ़ी अपोजिट रोल था, लेकिन आपका बिल्कुल अपोजिट है उसके, आपके यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट में। तो आपके भाई का भैया से ही पूछते हैं कि आपका कितना रोल रहा इनकी जर्नी में, आपने ऐसा क्या देखा, क्या पैशन को देख करके, या फिर आप पहले अगेंस्ट में थे इनके बीच में? तो आप बताइए कि आपने कैसे देखा इनकी जर्नी को और आपका क्या रोल रहा? जैसे बेसिकली हम स्टार्ट करें तो शुरुआत इन्होंने की है। हाँ, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। शुरुआत से जैसे इन्होंने स्टार्ट किया और उनके अच्छे खासे फॉलोवर इन्होंने खुद ही गेन किए। सारा काम इन्होंने खुद किया, एडिटिंग सीखी, फोन से किया, सब कुछ किया। एक दो लड़की की हेल्प ली, जैसे किया, मतलब बहुत ही स्ट्रगलिंग पार्ट जो है वो इनका है। उसके बाद जब एक ग्रोथ आई इनकी काफ़ी अच्छी, और मैं ऐसे बैठा था तो मेरे दिमाग में एक दिन ये आया कि जब मतलब चाय बनाने वाले तक के ब्रांड है सिंपली, दीदी की भी अंदर इच्छा थी कि ये कुछ करें, बड़ा, बहुत बड़ा करें, लेकिन हमारी उससे पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई कि मतलब कि हम कुछ कर मिल के करें या कुछ, हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था। ऐसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि जब चाय बनाने वाले तक के ब्रांड है इस देश में, बुटीक सिखाने वालों का, कि जो ट्रेनिंग देश के टेलरिंग वालों को, बुटीक वालों को, या जो महिला उत्थान के लिए कोई काम करता है बेसिकली, तो ऐसी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। अब मान के चलो आपको सिलाई सीखनी है, जैसे आपने बताया कि आपकी मम्मी करती थी, तो कहाँ से सीखी होगी? चाची, ताई, बुआ से सीख ली होगी, सिंपल सूट सलवार सिखा दिया होगा, उसके बाद उनको कुछ नहीं आता। और हरियाणा में आप देखेंगे तो कल्चर है बेसिकली, जहाँ से हम आते हैं, कि जैसे मेरी चारों बहनों को भी हमने सिलाई सिखाई है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है कि जो भी लड़कियां उनको सिलाई सिखाई जाती है, सो दैट मान के चलिए कि शादी के बाद अगर कोई भी सिचुएशन खराब हो जाती है कि भाई पति अच्छा नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती हैं, कुछ भी, तो कम से कम वो कुछ पैसा अर्न कर सके, अर्न नहीं कर सके तो कम से कम अपने कपड़े खुद के लिए सिल सके। तो वहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी ये दिखी कि दीदी यूट्यूब पे सिखा रही हैं, बहुत अच्छा सिखा रही हैं, इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोवर हैं, लेकिन वो बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा था। ये ऐसे कंटेंट क्रिएटर, लेकिन वो बिजनेस नहीं आ पा रहा था। तो उसके बाद इनके अक्टूबर की बात है लगभग, इनकी यूट्यूब से पे आई थी शायद दीदी 8,000 रुपये। जी। पहले 8,000 रुपये इनके आए। फिर उसके बाद हमारे दिमाग में आइडिया कि क्यों ना एक ब्रांड क्रिएट किया जाए ऊपर, कि टैलेंटेड रितु इंसा एज ए क्रिएटर से उठा के टैलेंटेड रितु इंसा एज ए इंस्टीट्यूट, एज ए ब्रांड। तो उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी जर्नी, जब मैं इनके साथ आता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं टैलेंटेड रितु इंसा की। सबसे पहले हमने लिया ऑनलाइन बैच, दीदी क्लास डिलीवर कर रही थी, डाउट सेशन कर रही थी, और उस टाइम पे बुटीक भी चला रहे थे। तो वहाँ से जर्नी की स्टार्ट होती है हमारी। उसके बाद फिर हमने अक्टूबर का बैच लिया, दिसंबर का बैच लिया, और फरवरी में हमने अपना जो टैलेंटेड रितु इंसा इंस्टीट्यूट है भिवानी में सेटअप कर दिया था। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो अभी 10 फ्लोर पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। उस टाइम पे हमने 2 फ्लोर का लिया था, वो 45,000 रेंटल पे, लीज पे लिया था। और आपको जानकारी हैरानी होगी कि जब हम वहाँ पे गए तो हमारे यूट्यूब पे 1,84,000 सब्सक्राइबर थे, 3,26,000 इंस्टाग्राम पे थे। और उस टाइम पे जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे इस फील्ड में, उन्होंने, मतलब आप मजाक मानेंगे अगर मैं अभी आपको बताएंगे, आप हिस्ट्री में जाएंगे, कोई भी सिर्फ 5 बंदों को बैठा के भी नहीं सिखा रहा था ऑफलाइन में, सभी ऑनलाइन सिखा रहे थे, क्योंकि ऑफलाइन सबको जुआ लग रहा था, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगनी थी, किसी ने नहीं किया। जो शेविंग टेक्नोलॉजी में जो क्रांति लेके आए हैं ना, वो टैलेंटेड रितु इंसा ही लेके आए हैं, क्योंकि उस टाइम पे से आज तक भी इतना बड़ा सेटअप किसी भी यूट्यूबर या इंस्टाग्राम वाले ने सेटअप नहीं किया ऑफलाइन। किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ा जुआ था। और जब तो अभी तो मान के चलो हमारे मिलियंस में फॉलोवर हैं, फॉलोवर्स भी इतने ज्यादा हमारे नहीं थे। कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें पहले से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको प्रॉफिट्स काफी कम होंगे। लेकिन एक ऐसा बिजनेस आप सोचेंगे कि जिसमें वो पहले से कोई कंपटीशन नहीं है, आपने नया स्टार्ट किया, जैसे मान के चलो आप सिलाई सेंटर पहले देखेंगे, टैलेंटेड रितु इंसा से पहले की सिलाई सेंटर आप देखेंगे, लड़कियां क्या करती थी, कंधे पे उठा के ले जाती थी मशीन को और वहाँ पे जाके सीखती थी, ठीक है, ऐसा ही था। हम क्या करते हैं, हम सिलाई में मान के चलो जो सिखा रहे थे लोग, क्या सिखा रहे थे, सिंपल सूट सलवार, इनर सूट सलवार, हम डिजाइनर ड्रेसेस सिखाते हैं। हमारे स्टूडेंट आज मतलब हजारों में लाखों में कमा रहे हैं, 70-80 हज़ार रुपये, मतलब ऐसे स्टूडेंट हैं 70-80 हज़ार लाख रुपए कमाने वाले सिलाई करके आप फिर उसको सिलाई कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फैशन डिजाइनिंग सिखाते हैं। फैशन डिजाइनिंग सिलाई का मतलब है कि जो सिलाई का आज भी देखेंगे ना आप, जैसे आप देखना किसी आप अपने एरिया में पूछेंगे आप जानकारों से, तो सिंपल क्या बोलेंगे कि सिंपल सूट सलवार सीख लिया ना आपने, तो छोटो होगा आगे सिलाई आपको, वहीं तक सिलाई को मानते हैं। हम जो सिखाते हैं जो बुटीक मास्टरी कोर्स में हमारे, वो प्रॉपर फैशन डिजाइनिंग हम सिखाते हैं। क्योंकि मान के चलो हमारे में कम से कम 1000 स्टूडेंट्स को पर्सनली ऐसे जानता हूँ, क्योंकि हम इंटरव्यू शूट करते हैं बाद में उनके कि क्या हम सिखा पाए, जो मतलब लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे होंगे आज। और जो घर पे बैठे भी हमारे स्टूडेंट काम करते हैं, वो कम से कम भी 30-35-40 हज़ार रुपये के बीच में कमाते हैं हमसे सीखने के बाद। जी सर, जैसे कि पहले जो भैया ने अभी बताया, पहले लड़कियां या फिर उनकी फैमिली वाले ना ये सोचते थे कि सिलाई क्या ही सिलाई, कत्तर कट
करना है, बस सारा दिन कत्तर कट करती रहती है। हाँ, लेकिन अब लड़कियां आगे बताती है कि मैडम बस जब से आपको देखा ना तब से घर वाले ये कह रहे हैं बस तुम वहाँ पे फैशन डिजाइनिंग सीख के आओ, अच्छा, सिलाई सीख के आओ। मतलब सिलाई का नाम इतना बड़ा कर दिया है, बहुत ही बड़ा। क्या बात है, एक्सीलेंट। लेकिन ऑफलाइन जो सेटअप है ना पूरे इंडिया में, वो सिर्फ हमारे पास है इस लेवल का, ओके, किसी के पास नहीं है। और जो वहाँ पे जो सुविधाएं हैं, अगर आप देखें कभी तो मान के चलो एक सिलाई सेंटर को आप इमेजिन करें, आपके हिसाब से सिलाई जो आप कह रहे थे, सिलाई सेंटर को आप इमेजिन करेंगे, फर्श रखे होंगे, मशीनें रखी हुई है, खोले आप, बस। मैं चाहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट में लगाएं हमारे सेंटर को, उसमें लिफ्ट से लेके जनरेटर, एसी रूम है सारे के सारे, और प्रोजेक्टर, कैमराज, हर चीज़ वो दिखेगी आपको जो बॉलीवुड फिल्म सेट पे होती है, ठीक है। तो जो वो सेटअप है, अगर जो हम फीस लेते हैं उसके हिसाब से मतलब कुछ भी नहीं लेते। और मेन चीज़ क्या है कि जो स्किल है ना, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि जो स्किल है ना वो सामने बैठ के अच्छी सीखी जा सकती है, कोई सी भी स्किल सीखी जा सकती है। ओके, अगर आप ऑनलाइन सीखेंगे बहुत बेटर सिखाते हैं, डाउट सेशन लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में ये रहता है कि पास जाके सीखा जाए, मैम को देखने। आते बच्चे तो आते हैं कि मैम की नई नई ड्रेसेस को देखना डेली, कि वो क्या पहन के आ रही है, वो देखने भी आते हैं बच्चे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप जो आज पहन करके आए ये भी ये सभी मैं ही डिजाइन करती हूँ, सारी की सारी। और एक सही बात बताऊँ तो आपको, मैं डेली नई ड्रेस पहनती हूँ। डेली नई ड्रेस आप पहनते हैं? डेली, हाँ, रिपीट नहीं करते, कभी रिपीट नहीं करते। फिर क्या करते हो जो पहन लिया उसका? ये क्वेश्चन सबका रहता है। ये क्वेश्चन आपका ही नहीं, सबका रहता है रहेगा कि हम इंस्टाग्राम पे जो वीडियो देखते हैं उसमें मैडम की हर दिन नई ड्रेस होती है, तो उन ड्रेसेस का क्या करते हैं। बस ये मैंने एक बार अभी संभाल के रखा है ये आंसर, ये कभी आपको मिलेगा कि हम इनका क्या करेंगे। और सबसे बड़ा तो ये रहता है, चलो करते क्या वो भी छोड़ दो, आप इनको रखते कहाँ पे हो। सभी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जो डेली नई ड्रेस पहनते हैं उनको रखते कहाँ पे। हमारे कुछ सूट होते वो नहीं संभाल के रखे जाते, लेकिन इतनी ड्रेसें रखते कहाँ पे हो। तो ये मैं फिर बताऊँगी आपको। जो मैं डेली नई ड्रेस पहन के आती हूँ वो एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों को कि ये मैंने कैसे बनाई है। तो जो मैं पहले ही दिन आते ही स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप यहाँ से एक बहुत ही बड़े डिजाइनर बन के जाओगे। 3 महीने में मुझे नहीं लगता कोई इतना खुला चैलेंज करता होगा जो मैं करती हूँ पहले ही दिन। तो उसके बाद जब लास्ट वाले दिन जाते हैं स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल बोलते हुए क्या रोते हुए जाते हैं कि हाँ मैडम आपने पहले दिन जो बोला था सच में ही हम डिजाइनर बन गए हैं। क्योंकि 90 दिन की क्लास में मैंने सिखाए मेथड प्रॉपर तरीके से एक एक। और उसके बाद जो मैंने डेली ड्रेस पहनी, स्टार्टिंग में मैं जो पहनती हूँ ड्रेस, स्टूडेंट्स उनके फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं कि भाई हमें याद रहेगी मैडम ये पहले दिन ड्रेस पहन के आई। मैं जाते ही ये पूछती हूँ क्या ये ड्रेस आप बना लोगे। स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं मैडम इतनी कहाँ। तो ये उनका रहता है 1 से 1.5 महीने ये चीज़ कि नहीं मैडम। मैं उनको पहले दिन से ही बोलती हूँ आज से 15 दिन के बाद आप खुद बोलने लग जाओगे कि ये ड्रेस हम बना लेंगे। फिर वो बोलेंगे कि आप तो डेली नई ड्रेस पहन के आते हो। हम ये सोचते हैं कि चलो आज मैडम की ये ड्रेस है ना, हम 15 दिन के बाद बनाएंगे, कॉपी करेंगे, लेकिन हम पीछे वाली भूल जाते हैं। आप अगले दिन फिर नई पहन के आ जाते हो। हाँ, तो फिर उनको बोला जाता है कि ये फोटो आप लेके रख लो जब मैं पहन के आती हूँ। और उसके बाद है ना आप उन फोटो को चेक करना कि क्या आपने पहले दिन जो ड्रेस देखी थी आप बना सकते हो। वो बोलते हैं कि आप वाले से भी बेटर बना सकते हैं जो हमने पहले दिन देखी थी। इनके 3 महीने में उनका कॉन्फिडेंस इतना अप हो जाता है। और एक और चीज़ बताऊँ, मैं 3 महीने में जो सिखाती हूँ वो मैं सिखाती हूँ मेथड। यानी कि 3 महीने में आपके अकॉर्डिंग भी अगर सोचा जाए तो हम कितनी ड्रेस सिखा सकते हैं। यूँ लगा लो 40-50 इतनी ड्रेसें बनेंगी। लेकिन मैं उनको एक ऐसा बेस तैयार करके देती हूँ कि वो 40-50 ड्रेस नहीं, वो दुनिया में जितनी भी ड्रेस है वो सारी बना सकते हैं। स्टार्टिंग की भी एक अगर जब बात ही स्टार्ट होगी तो मैं बताऊँ उनकी 10 से 15 दिन में उनको ऐसे पुचकार के रखती हूँ कि बस 15 दिन रुक जाओ आप हमारे पास। उसके बाद मैं भेजूंगी ना तब भी नहीं जाओगे आप, क्योंकि बहुत दूर से बच्चे आते हैं, जैसे भैया ने बताया बहुत दूर दूर से। तो उस हिसाब से उनका मन नहीं लगता। सीधी सी बात है, घर से इतनी दूर आके रहना 3 महीने के लिए, वो भी सिलाई सीखने के लिए। पढ़ने के लिए तो दुनिया जाती है, सिलाई सीखने के लिए पीजी में आगे रहना, तो उस टाइम पे उनका मन नहीं लगता। मैं ये चीज़ फील कर सकती हूँ। उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बहला फुसला के रखा जाता है कि चाहे आप यहाँ पे फिल्म देख के रह लो 10-15 दिन, बस 10-15 दिन टेस्ट में पास हो जाओ, उसके बाद सारी जिम्मेवारी मेरी है कि मैं आपको सिखा के ही भेजूंगी। तो ये वाला माहौल उनका जो लास्ट में वीडियो में देखते हैं ना कि स्टूडेंट्स रोते हुए
जाते हैं 3 महीने के बाद, वो ये चीज़ होती है कि हाँ मैडम ने जो बोला ना वो बहुत अच्छा सिखाया भी। तो कितने टाइम बाद पता चला कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, फिर आपने ऑन किया जैसे मोनेटाइजेशन? मेरे सामने एक वीडियो आई हाँ। कि यूट्यूब पैसे भी देता, मैं कमाती हूँ यूट्यूब से इतने पैसे, ऐसी ऐसी कुछ वीडियो हाँ, आई उस टाइम ही मेरे चलने लग गया था, तो चलने YouTube लग से गया था, पैसों इतने का। पैसे हाँ, आते हैं कि इतने पैसे कमा लेती हूँ मैं महीने में, इतने पैसे कमाता हूँ मैं महीने में, ऐसी ऐसी वीडियो आई मेरे आगे। हाँ। फिर मैंने देखा ऐसे कैसे कमा लेते हैं, फिर मैंने उस पर सर्च किया बहुत ज़्यादा कि अच्छा ऐसे पैसे कमाए जाते हैं। लेकिन एक सेकंड, आपने 2019 में ये देख लिया था कि यूट्यूब से पैसे आते हैं बाद में, और 23 में आपकी फर्स्ट इनकम आई, ऐसा क्यों? व्यूज नहीं आते थे, ये रीजन है? 2019 में तो मैंने वीडियो डालना स्टार्ट की थी सर। 23 में आपको पता चला? हाँ, वो 22-23 के करीब मुझे पता चला। इतना लेट आपको पता इनकी चला? जब पर 2020-21 में भी ये चलने लग गया था ना कि यूट्यूब चलने लगा था, लेकिन पता नहीं, मैं नजर ना आपके काम नजर में में नहीं बिजी आया? रहती थी। अच्छा। बहुत ज्यादा। मेरा बस मकसद क्या था कि वीडियो बनाई, डाली, छोड़ दी, वीडियो बनाई, डाली। मैं यही नहीं देख पाती थी कितने व्यूज क्या कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं। 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो रखे थे जब इनके 8,000 रुपये आए। भाई साहब। हाँ, उस टाइम पे आए, और वो पैसे मैंने सबसे पहले आधे मेरी माँ को दिए, आधे मेरी सास को दिए। हाँ, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि पता नहीं। और नेक्स्ट टाइम फिर दूसरी बार आए मेरे, वो 16,000 आए, फिर हर बार बढ़ते गए, अब तो बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। ओके, तो 2023 में आपकी पहली इनकम आई 4 साल बाद। उसके बाद फिर हमने, जैसे कि भैया मेरी लाइफ में आई गया कि हम मिलके करते हैं, हम ऑनलाइन सिखा। हाँ, ऋतु तो अपना में ऋतु है, लेकिन ऋतु में जो टैलेंट आने का काम किया वो इन्होंने किया है। नहीं, टैलेंटेड में पहले था, लेकिन जो इनको थोड़ा सा थ्रस्ट चाहिए था ना ऊपर उठने का, वो। और क्योंकि पता है क्या है, मैं बताता हूँ आपको। बेसिकली ये जो समाज है ना, ये महिलाओं के टोटली खिलाफ है। अगर आप देखेंगे ना, तो ये समाज महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देता। जैसे आप छोटा बच्चा पैदा होता है, वो क्या पैदा होता है, लड़का है लड़की? हाँ, नहीं पैदा होता है। जी। ये समाज ना लड़की से औरत बनाता है, औरत पैदा नहीं होती कभी भी, ये समाज उसको बना देता है। और दीदी की जो जर्नी अभी सुन रहे हैं ना, काफ़ी लोग ये भी मानेंगे कि ये तो ना अभी मतलब ठीक है, पैसे वाले हो गए होंगे, अभी झूठ बोल रहे होंगे बैठ के। अभी हमारे गाँव का नाम भी ले रहे हैं, किसी से भी पूछेंगे बता देंगे, जर्नी बिल्कुल यही है। और हर लड़की की जर्नी आज भी यही है, जिसके घर में पैसा नहीं है। मतलब आप मान के चलो, इंडिया में अगर डाटा उठाओगे आप, 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 20,000 से नीचे सर्वाइव करते हैं, जिनको मिडिल क्लास बोलते हैं। एक्चुअली वो मिडिल क्लास है ही नहीं, वो गरीब है, गरीब है वो जी। लेकिन एक ये टर्म है अच्छा, फैंसी मिडिल क्लास बोल देते हैं। हाँ, वो अच्छा लगता है कि जैसे से गुजारा हो जाए। हाँ, और वो जैसे से गुजारा मतलब गरीब ही होता है। तो ये जो समाज है ना, आप अगर डाटा पढ़ेंगे आप, तो मतलब जो महिलाओं की भागीदारी है ना वर्कफोर्स में, वो बिल्कुल कम है। मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था एक आर्टिकल कि मतलब जो महिलाओं की भागीदारी है बहुत ज़्यादा कम है। और ये क्या है, क्योंकि समाज ने एक स्टिग्मा बना रखा कि महिलाओं को काम नहीं करने देना, बाहर नहीं जाने देंगे जी, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, हमारा तो ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा अगर कोई इनसे पूछने वाला हो, अगर महिला नहीं कमाएगी आज की महंगाई के दौर में, अगर 2 हाथ कमा रहे हैं, अगर उसकी जगह 4 कमाए तो अच्छा नहीं है क्या? ठीक है, लेकिन समाज महिलाओं को दबा के रखता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। इसकी वजह से जो इंस्टीट्यूट को जो स्टार्ट करने का सपना था, वो ये नहीं था कि हमें पैसा कमाना है। उसका मेन हमारा रीजन ये था, दीदी ने ये कहा कि जो मैंने झेला है मैं नहीं चाहती कोई भी लड़की ना झेले। और आप मजाक मानेंगे दीपक भाई, इसमें आप वीडियो में डालना, और कोई जो हमारे विजिट करेंगे हमारे चैनल पे या हमारे जो इंस्टीट्यूट को देखेंगे ना, वहाँ पे हम सिर्फ 15,000 रुपये फीस लेते हैं ऑफलाइन में। 5,000 रुपये मंथली फीस लेते हैं। और वहाँ पे 3 महीनों के लिए, ठीक है, सुविधाएं देखेंगे ना, हमारा वहाँ पे बिजली का बिल 2.5 लाख रुपये से ऊपर आता है, सिर्फ इसलिए कि ताकि गरीब महिलाएं वहाँ पे सीख सकें। ऐसा ना हो अगर फीस तो हम 50,000 रुपये ले लें तो क्या हमारे पास बच्चे नहीं आएंगे? जब हमारे पास इटली तक के बच्चे आ रहे हैं, इंडिया के हर स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन बच्चों को कि कोई मतलब ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं कि मतलब 50-60% बच्चे मान के चलो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 15,000 ले रहे 50 ले रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो बिल्कुल गरीब हैं, अगर आपको मैं सही बताऊँ, हम भी इंटरव्यू शूट करते हैं, जैसे आप पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, बाद में बच्चा जाता है कि हम सिखा पाए नहीं सिखा पाए। कई स्टूडेंटों ने ऐसे इनसाइट शेयर किए हैं सर कि जब मैं यहाँ आई थी ना, उससे पहले मैंने रस्सी टांग ली थी लटकने के लिए, सुसाइड के लिए। ये मेरे सामने बहुत केस आए हैं, मतलब ऐसी लड़कियों को कि मतलब हम ऐसी घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। किसी का पति दारू पीता है सर, किसी के पति के अफेयर चल रहे हैं, किसी के झगड़े हैं, किसी के घर में खाने के दाने नहीं है। मतलब पंजाब से एक स्टूडेंट आई थी, नाम तो नहीं लूँगा मैं, उसके पास पैसे नहीं थे 1 महीने की फ़ीस देने के बाद। तो उसने बोला कि भैया अभी मेरे पास फीस नहीं, मैं कोई नहीं दी, आप बाद में करा देना, कोई सुनिए। उसके 2 बहनें थी, वो दोनों के हस्बैंड एक्सपायर हो रखे थे बेसिकली। तो उन्होंने कहा रविंद्र भैया कि मेरे ना ये बाल ही रख लो आप, और मेरी फीस में जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं ले लूँगी। तो मैंने कहा दीदी मतलब इतनी मतलब बेइज्जत ना करो, भाई भी कह रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है सर का, सब भैया बोलती हैं कि आप भाई भी कह रहे हो, फिर कह रहे हो ये कर लो, कोई नहीं आप आराम से करो, सीखो। पीजी तक के हमने पैसे नहीं लिए, बाद में उन्होंने किया। और आज जब हम उनको देखते हैं, जब वो 35-4,500 रुपये कमा रही हैं, तब हमें शांति मिलती है इनर की हम महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं।
तो टैलेंटेड रितु इंसान का जो एकमात्र उद्देश्य है सर, वो सिलाई सिखाना नहीं है, वो महिला उत्थान है, ताकि सब माताएं बहनें जो हमारी बहनें हैं वो अपने पाँव पे खड़े हो। जैसे दीदी ने शुरुआत में बताया था कि 500 रुपये मांगने हैं। अब आप देखो डोमेस्टिक वायलेंस के केस पढ़ो, WHO की रिपोर्ट है कि हर 3 में से 1 महिला, 30% से ऊपर महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी ना कभी डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वैसे मानसिक हो, मेंटली हो, कैसे भी हो। तो वो क्या है, आप समझो एक महिला है, उसका पति उसको पीट रहा है, ठीक है, या उसके साथ असोल्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो उसी के पास रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल पावर नहीं है। उसको पता है कि तेरे बच्चे भी हैं, अगर कल को तू इसको छोड़ देगी, ये बच्चे रोड पे आ जाएंगे, तू रोड पे आ जाएगी। अगर आप सपोज कीजिए अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो क्या वो अपने फैसले खुद नहीं लेगी? ले पाएगी, है ना? पावर आ जाती है, एक पावर आएगी ना, एटीट्यूड आएगा, मेंटलिटी बदल जाती है, मेंटलिटी बदल जाएगी पैसे के साथ ना आपकी। तो जो हम है ना टैलेंटेड इंसान क्या करता है, जो बच्चे कहते हैं या कई बार कमेंट भी आता है कि यहाँ पे जाने के बाद तो बच्चों का एक अलग ही एटीट्यूड हो जाता है। तो जो समाज लड़की से औरत बनाता है ना, हम औरत से वापस लड़की बनाते हैं। एक्सीलेंट, ये करते हैं हम। क्या बात है। अच्छा, राजा रानी जो है आप ही की नीच में है, वो लगभग 1 साल पहले शार्क टैंक इंडिया में गए थे वो। आपको नहीं लगा कि आपको जाना चाहिए था? मैं जाऊंगा ना। अच्छा, जाओगे आप? 2 साल बाद जाऊंगा। 2 साल बाद जाओगे? एज ए इन्वेस्टर जाऊंगा मैं, पैसे लेने नहीं जाऊंगा। क्या उनको ये जवाब देने के लिए कि इसको ज्यादा स्केल अप नहीं किया जा सकता? अच्छा हम पैसे लेने नहीं जाएंगे, पैसे देने जाएंगे, पैसे देने जाएंगे लोगों को। अच्छा, वहाँ उस पे बैठो, शार्क्स। अच्छा, ऐसे शार्क्स जाएंगे, ये मेरा पहले से प्लान था। सबने बड़े हैं सर। टीम ने कहा था हमें, हमारे पास ऑफर था, हम जा सकते थे। लेकिन आप एक चीज़ को देखें, हमारे फॉलोअर बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे भी। हमारे 11 लाख फॉलोअर थे। जब मतलब राजा रानी का आपने नाम ही लिया है तो वो गए थे तो उनके 7 लाख होते थे, हमारे 11 लाख। वहाँ से उनको पुश मिला है, बहुत अच्छा है। और हम कंपटीशन को ना एक फेयर वे में देखते हैं। वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, उनके लिए शायद हम मोटिवेशन का काम करते होंगे। हम कंपटीशन को हमेशा पॉजिटिव देखते हैं। मेहनत वो भी कर रही है लड़की, बहुत अच्छी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, मुझे अच्छी लगती है वो, नो डाउट। बहुत अच्छी मेहनत कर रही है वो लड़की, और मेहनत अपनी तरफ से मैं भी। लेकिन जो उन्होंने वो सुन के आए ना, बेसिकली वो शायद एज का फैक्टर रहा होगा या तो कुछ भी रहा होगा, क्योंकि वो थोड़ी एज में भी कम है। तो उन्होंने कहा कि इतने टेलर्स हैं, इतनी मार्केट है। उन्होंने कहा कि भैया 10 के लाख करीब मतलब टेलर्स होंगे इंडिया में, मार्केट ज़्यादा बढ़ानी है। वो ये समझाने में उनको असफल रहे बेसिकली कि भैया टेलर्स को तो सिखाएंगे। अब जैसे हरियाणा जैसे स्टेट हैं, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है सर, इसमें मान के चलो अब जैसे आप एमपी से हैं, एमपी से हमारे हर महीने ऑफलाइन में 10 से 20 बच्चे होते हैं एमपी से, ठीक है। हमारे यहाँ कल्चर है कि लड़की को सिखाना ही सिखाना है, वो ज़रूरी नहीं टेलर बनेगी। वो ये समझाने में ऐसे बोल रहे कि ये स्किल है और ज़रूरी नहीं हर कोई टेलर शॉप खोलेगा, लेकिन वो सीख सकता है। और मान के चलिए अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आप देखेंगे, 4.5 करोड़ लोग जॉब करते हैं डायरेक्टली इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 4.5 करोड़ लोग स्किल्ड वर्कर हैं। तो क्यों नहीं सीखेंगे लोग? आप मान के चलो जब हम नहीं सिखा रहे कहीं पे, टैलेंटेड रितु इंसान अगर भिवानी में है, मान के चलो भी ऑफलाइन सेंटर है, ऑनलाइन को छोड़ दें तो क्या और कहीं पे लोग सिलाई नहीं सीख रहे? सब सीख रहे हैं। कोई चाची ताई से सीख रहा है, कोई बुआ से सीख रहा है, सभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है सर कि वो समझाने में असफल रहे। और मैं तो ये कहता हूँ क्यों गए, क्यों बेसिकली अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें, वो पैसा कमा रहे थे, अच्छा कमा रहे थे ना, अच्छा रेवेन्यू था, सिर्फ वो गए थे बेसिकली मेरे हिसाब से पब्लिसिटी के लिए, वो उनसे उनको मिली, अच्छी बात है। ओके। अश्नीर ग्रोवर आपने कहा था, आपने अश्नीर ग्रोवर की वाइफ के लिए कुछ डिजाइन किया था, ड्रेस डिजाइन। तो आप उनसे मिले हो? हाँ जी, मिले हैं। अच्छा, तो उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन किया, फिर आपने कुछ बात रखी कि हम भी शार्क बनने वाले हैं? आप बैठ लिए भाई, इतना बैठना था? नहीं ऐसा नहीं कह सकते, हम बहुत ही अच्छे बंदे थे। नहीं, रेस्पेक्ट उनके लिए, रिस्पेक्ट है। मैं काफी अवार्ड्सों में गए हैं और मैं अश्नीर ग्रोवर के ही मैंने पाँव की तरफ बात किया आज तक। भारत बिजनेस अवार्ड में हम उनसे मिले थे, ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं हुई, उनकी वाइफ से हमारी बात हुई थी और दीदी ने उनके लिए बहुत अच्छी ड्रेस डिजाइन की थी। वो बहुत ही खुश हुए, उन्होंने अपनी स्टोरी पे मेंशन किया। हाँ, मेंशन किया। अच्छा, तो दोस्तों अभी हम ये कितना छापते हैं, कितना कमा रहे हैं, इतनी स्टोरी हमने सुनी, अब कितना छाप रहे हैं ये जानेंगे। उससे पहले हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक गेम प्ले करते हैं और सेम क्वेश्चन मैं आपसे भी करूंगा, आपसे भी करूंगा और आपको अपनी चॉइस बतानी है उसमें। आपको क्या ज़्यादा पसंद है, टीचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। आपको? ऑनलाइन का ही सिस्टम ज़्यादा पसंद है आपको? ऑनलाइन, आपको ऑफलाइन? आपको क्या ज़्यादा पसंद है, इंस्टा रील या यूट्यूब शॉर्ट्स? इंस्टा रील। आपको? यूट्यूब शॉर्ट्स देखता हूँ मैं, इंस्टा पे ज़्यादा कम टाइम स्पेंड करता हूँ क्योंकि इंस्टा का जो एल्गोरिथम है ना वो ज़्यादा खतरनाक है, वो आपको लपेट लेता है बिल्कुल। आप देखते रह जाते हैं, एक बार शुरू करेंगे 2 घंटे तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ठीक है। आपको क्या पहनना ज़्यादा पसंद है, हरियाणवी स्टाइल कपड़े या फिर मॉडर्न वेस्टर्न डिज़ाइन कुछ नया? हरियाणवी स्टाइल।
हरियाणवी हरियाणवी स्टाइल। style, अच्छा, और आपको देसी वेस्टर्न जस्ट अपोजिट आंसर आ रहे हैं। ग्रेट। आपको किसने ज्यादा सपोर्ट किया अपनी पूरी जर्नी में, पति ने या भाई ने? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, पर आंसर कीजिए। एक तरीके से कहें तो दोनों ने ही नहीं, ये और ज्यादा भाई ने। भाई इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही सेलेक्ट करना है, दो तो फंसाने के लिए रखा ही जाता है। तो आप दोनों ने किया ये नहीं कह सकते। ठीक है, क्या ज्यादा पसंद है आपको आज भी? सिलाई सिखाना ज्यादा पसंद है या सिलाई करना ज्यादा पसंद है? सिलाई सिखाना ज्यादा पसंद है। सिखाना ज्यादा पसंद है। ठीक है, आपसे मेरा क्वेश्चन है एक, आपको वो करना पसंद है जिससे प्यार है, या फिर वो ज्यादा पसंद है जो ज्यादा पैसा देता है? मुझे वो ज़्यादा पसंद है जो ज़्यादा पैसा देता है, उससे ऑटोमेटिक प्यार हो जाता है। क्या बात है। आप क्या आंसर करेंगे इसका? हाँ, सेम, जो ज्यादा पैसा देता है। एज अ मैन आपकी सुपर पावर क्या है? सोचना। और एज अ वेमेन आपकी सुपर पावर क्या है? सोच के उस पर काम करना। सोचना, सोच के उस पर काम करना। आंसर सुन लिया, पहले उसको आगे बढ़ा दे। सिलाई के अलावा आप किस चीज में ज्यादा अच्छे हो? फैमिली को बांध के रखना। ठीक है, आपका सबसे एक्सपेंसिव परचेस लाइफ का कोई भी हो सकता है, क्या होगा वो? दीदी के लिए गिफ्ट हैरियर दी थी अभी। क्या दे दिया था? हैरियर, टाटा हैरियर। टाटा हैरियर। उससे मतलब महंगा आपने कुछ खरीदा नहीं? और ऊपर इतने पैसे नहीं है हमारे पास। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम सारे पैसे की। अच्छा, आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? अजय देवगन। और आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? हीरोइन। नहीं, हीरोइन में निकलेगी, अगर उनका मैन में निकला है तो एक मेल का फीमेल में निकलेगा कोई। अच्छा। वो ओवरऑल बता दो। ओवरऑल शाहरुख खान। ठीक है, क्या ऐसा है जो कि अगर आपको मिल जाए तो मजा आ जाएगा? मुझे वर्ल्ड में नंबर 1 होना है। अगर वो ऐसा हो जाए तो मुझे सच में मजा आ जाए। ओके, एक शब्द में या एक लाइन में हर एक मैन के लिए आपको कोई एडवाइस देनी हो, एक शब्द में, एक लाइन में, तो आप क्या कहोगे? कि मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली, उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि वो महिला उत्थान के लिए काम करें। ठीक है, जेंडर डिस्पैरिटी को मिटाएं। ओके, और एज अ वेमेन आप हर एक वेमेन के लिए क्या मैसेज दोगे एक लाइन में? कि आप ओनली सोचते ना रहो, आगे बढ़ो। अब आपको बिना एक दूसरे की तरफ देखे, है ना, आप मेरे को देखो, आप मेरे को देखो, और आपको इशारा करना है। मैं सोचूंगा कि कौन ज़्यादा इसमें है, तो आप अगर आप हो तो आप इधर इशारा कर देना, आप अगर उधर हो तो ऐसे इशारा कर देना, है ना। आपको लगे कि ये तो इनकी तरफ इशारा करना है। आप दोनों में से कौन ज़्यादा इमोशनल है? ठीक है। आप दोनों में से मम्मा का फेवरेट चाइल्ड कौन था? ओके, कौन ज़्यादा पैशनेट है? किसको ज़्यादा टाइम लगता है रेडी होने में? ठीक है। आप दोनों में से ज़्यादा अच्छा बोलता कौन है? स्पीकर कौन है ज़्यादा अच्छा? आए हाय, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन, आप इनकी कोई एक अच्छी आदत बताइए। ये हर बार मैं जब भी डीमोटिवेट होती हूँ, मुझे मोटिवेट करता है। और बुरी आदत? बुरी आदत कोई भी बुरी आदत, छोटी मोटी कोई हरकतें करते हैं कोई ना कोई। वो तो मुझे अभी याद नहीं आ रही। चलिए ठीक है, आप इनकी कोई बुरी आदत बता दीजिए। जी, बुरी आदत, मेकअप में बहुत टाइम लेते हैं। और अच्छी? और सबसे अच्छी? सबसे अच्छी आज भी सीख रही हैं। आज भी सीख रहे हैं। तो गेम हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब आते हैं हमारे उस क्वेश्चन पर जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसके लिए आपके अंदर चुल मच रही थी। तो जिस तरह से आप बताना चाहते हैं उस तरह से आप बता दीजिए, कितना छाप लेते हो? बेसिकली ज़्यादा सीधे तो रिवील नहीं कर पाएंगे, लेकिन दीदी को चाहिए थी एक बड़ी गाड़ी, क्योंकि छोटी गाड़ी में हम कहीं भी जा रहे थे ना, तो सामने वाला सोच रहा था कि माहौल सा नहीं बन रहा। तो 15 दिन में हमने दीदी के लिए हैरियर ला दी थी। 15 दिन में हैरियर आप ले आए थे? गजब। ओके, अच्छा, आप लोग हरियाणा से हो, और पता नहीं हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या छुपा हुआ है कि एक से बढ़ के हीरे निकलते हैं यहाँ से। आप देखो, ओलंपिक में 70 से 80% जो एथलीट जाते हैं ना, वो पंजाब या हरियाणा से आते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, विजेंदर सिंह, सुशील कुमार, ये सारे मेडल ला चुके हैं इंडिया के लिए ओलंपिक में से। काफ़ी हैं। हाँ, और ये सारे हरियाणा से हैं। तो ऐसा क्या है वहाँ की मिट्टी में, या फिर वहाँ के गवर्नमेंट सपोर्ट में, या फिर लोगों में, जो इतना आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स में और हर चीज़ में इतना नाम करते हैं? बेसिकली हरियाणा में क्या है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली के नज़दीक लगता है काफ़ी मजबूत है, और जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। जैसे कबड्डी और जो कुश्ती है वो हमारा पुश्तैनी गेम है। अगर आप देखेंगे हज़ारों सालों से शायद चल रहा होगा, जो मिट्टी में खेलते थे हमारे यहाँ पहलवान। ठीक है, मनु भाकर हैं, जैसे छोटी सी गुड़ियाँ हैं, और वो शूटिंग में लेके आई हैं अभी। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है सर, जो परिवार स्पोर्ट में है ना, बेसिकली आप इस चीज़ को समझिए, जो परिवार है ना, स्पोर्ट करते हैं प्रॉपर्ली स्पोर्ट, कि भी इसमें खेल में बेटे तो आगे जा, लड़की है तो लड़की को आगे करेंगे, तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो परिवारिक स्पोर्ट में है ना, वो शुरुआत से लेके तो वहाँ तक गया, लेकिन जैसे स्टार बन जाता है तो ये हमारे यहाँ पे स्कीम चलती हैं, जैसे
हरियाणा सरकार की ना 5-5 करोड़ रुपए देते हैं ओलंपिक के गोल्ड मेडल पे। तो लोगों को ये लगता है कि बच्चा हमारा सफल हो जाएगा, और सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड के सर्टिफिकेट बनते हैं। तो हरियाणा में जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें भी उनका कोटा होता है, कॉलेजेस में भी कोटा होता है एडमिशन्स में। तो हरियाणा गवर्नमेंट जो है काफ़ी सपोर्ट करती है स्पोर्ट को, तो इस कारण बच्चे वहाँ पे निकलते हैं। तो दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। रितु जी ने जो उनकी कहानी बताई, 18 साल की इतनी लंबी जो जर्नी थी, कैसे उन्होंने शुरू किया, इतना पेशेंस रखा, यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की, इतनी सिलाई सीखी, शादी हो गई जब सब कुछ सही चल रहा था, क्या कमाल की स्टोरी थी। बीच बीच में ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे स्टोरी सुनते वक्त। और साथ में रविंद्र भाई ने जो रितु मैम को सपोर्ट किया, जो इनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प की, और दोनों ने मिलकर जो किया वो लाजवाब था। तो बड़ी मिसाल है हम सब के लिए ये दोनों भाई बहन। सो रितु जी और रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल बनाने के लिए, लोगों को इतना इंस्पायर कर, राम राम जी, इतना इंस्पायर करने के लिए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बेसिकली जो हम अब काम कर रहे हैं महिला उत्थान के लिए, तो मेरी बहनों से यही कहना चाहूँगा कि घर पे ना बैठें, दूसरे के भरोसे ना बैठें, आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। पहले आप लड़ेंगे, उसके बाद आपके लिए कोई लड़ने वाला आपके पीछे आके खड़ा होगा। एग्जैक्टली जैसे हम अभी भी स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि अब यहाँ से सीख के जाने के बाद भी जब आपके घर वालों को ये दिखेगा ना कि आप कैपेबल हो गए हैं पैसा कमाने के, समाज में आगे जाने के, तभी आपके परिवार वाले आपके साथ खड़े होंगे। तो लड़कियों को सबसे पहले अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी जी। फिर फैमिली सपोर्ट अपने आप ही कर देती है। एग्जैक्टली फैमिली देखती है कि ये कितना पैशनेट है, ये कितना खुद आगे बढ़ रहा है, उसके बाद फिर फैमिली आपका सपोर्ट करती है। बिल्कुल। अगर आप खुद ही अपने आप को सपोर्ट नहीं करोगे तो फैमिली को दिख जाता है किसी फालतू काम कर रहा है, इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या बात है, सैल्यूट है आप दोनों को, और खासकर मैं आपको जो आपने किया है इतने स्ट्रगल से ऊपर उठ करके, इस सिचुएशन से ऊपर उठ करके, कि जाट होकर के, हरियाणा में रह करके, गाँव में रह करके यहाँ तक आना, सैल्यूट बनता है। सो दोस्तों, डीप कास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।